ओके सभी को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ एकदम बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं यहाँ छठ पूजा नहीं सेलिब्रेट होती, यहाँ पाचम का मुहूर्त होता है। पाचम और मतलब पाचम का ही 5वें दिन का मुहूर्त होता है। तो फिफ्थ डे पीपल डू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस, है ना। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग ट्रेडिशंस। खैर चलते आगे। कल हम लोग कहाँ पहुंचे थे? यस्टरडे आई गेस वी हैड रीच्ड मोहम्मद बिन तुगलक, और तुगलक की दो पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस किया था। आज तुगलक की आगे कंटिन्यूएशन में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि तुगलक के बाद या मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स में क्या हुआ सर, ठीक है ना। तो एज फार एज आई रिमेंबर वी हैव कवर्ड अप द तुगलक डायनेस्टी, और हमने आपको पिछले सेशन के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिस्कस करवाया था। सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट हिज टू एक्सपेरिमेंट्स। पहला एक्सपेरिमेंट था वो था दिल्ली से दौलताबाद का एक्सपेरिमेंट्स, और बताया था कि ये दिल्ली से दौलताबाद के पीछे का सिग्निफिकेंस क्या था, राइट सर, ठीक है। दूसरा हमने टोकन करेंसी के बारे में देखा था सर, है ना। तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द टोकन करेंसी और समझने की कोशिश की थी कि टोकन करेंसी की कहानी क्या है सर, ठीक है। तो आपको ना क्वेश्चन यहाँ से आता है कि द इंप्लीकेशंस ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैरिड आउट बाय मोहम्मद बिन तुगलक, समझे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर आया था क्वेश्चन कि भाई उसने मार्केट रिफॉर्म्स के उसके असर क्या हुई सर, ठीक है। या आपको ओवरऑल पूछा जा सकता है कि भाई राजा के द्वारा जो कॉइन्स इशू किए गए हैं दिल्ली सल्तनत में सर, है ना। बहुत सारे राजाओं ने कॉइन्स इशू किए दिल्ली सल्तनत में। तो राजाओं के द्वारा जो कॉइन्स इशू किए गए थे उसकी क्या प्रासंगिकता थी, और उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के रिफॉर्म्स क्यों सिग्निफिकेंट है सर, ठीक है। तो दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस, इसमें से इस प्रकार से गोल गोल घुमा के आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ओके, समझे। तो आगे चलते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं फाइल लोड कर देता हूँ तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा हमारा। पीडीएफ में सेव करना रह गया था थोड़ा सर, है ना। तो एक ही मिनट सर। हाँ जी। सो टोकन करेंसी के बाद तीसरा जो एक्सपेरिमेंट तुगलक का था वो था उसका द एक्सपेरिमेंट ऑफ खुरासन सर, है ना। तब उसके बाद चले जाते हैं खुरासन एक्सपीडिशन के ऊपर कि भाई ये क्या था सर, ठीक है। उसके बाद एक और एक्सपीडिशन था कराची एक्सपीडिशन, और कराची के बाद फाइनली दोआब में टैक्सेशन सर, है ना। तो 5 उसके सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स थे। ये पांचों में से अब एक एक करके तीसरे के ऊपर चले जाते हैं सर, ठीक है। अब देखिए पहले दो एक्सपेरिमेंट्स जो थे उसने इमीडिएटली आके पावर के ऊपर किए थे, मतलब ये 1327 में किया, ये 1328-30 के आसपास किया, 29 प्रिसाइसली लिखा गया है सर, ठीक है। अब तीसरा जो एक्सपेरिमेंट आता है खुरासन, इसको लेके करने की क्या आवश्यकता थी, और ऐसा तो क्या इनको चढ़ गया था कि हम तूफानी करते हैं और खुरासन के ऊपर सेना भेजेंगे सर, ठीक है। तो कहानी फिर से मंगोलों के साथ जुड़ जाएगी सर, ठीक है। और वही मंगोल जो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे 6 बार आए थे सर, ठीक है। अगेन फिर से ये लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं सर, ठीक है, समझे आप लोग। तो होता ये है कि बाय द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा था, उसके समकालीन पीरियड में मंगोलों का फिर से आगमन होना शुरू हो गया, और मंगोलों का जब आगमन होना शुरू हो गया तो इसको लग रहा था कि मुझे उनको रोकना चाहिए सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो होता ये है कि खुरासन नाम की जगह के ऊपर उसने अटैक करने का प्लान बनाया, इनिशियली मंगोलों को रिपील करने के लिए, लेटर ऑन फिर मंगोलों का साथ लेके वहां पे अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इसमें ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू आपको मिलेगा सर। और बाय द वे खुरासन नाम की जगह आई कहां पे है पहले वो देख लेते हैं सर, ठीक है। तो खुरासन इज बियॉन्ड हिंदू कुश माउंटेन्स। बियॉन्ड हिंदू कुश का मतलब है कि अफगानिस्तान को क्रॉस करके थोड़ा आपको ऊपर जाना पड़ेगा सर, समझे। और हिंदू कुश की पहाड़ियों को क्रॉस करने के बाद वाला विस्तार आता है उसको खुरासन कहते हैं। मतलब नॉर्दर्न अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया तक की जो कहानी है, और यहाँ जो ईरान तक वहां से वो लिंकअप हो जाएगा, या इराक तक लिंकअप होगा, नॉट इन ईरान बट इराक तक आपका लिंकअप हो जाएगा, उन सबको बेसिकली हम लोग खुरासन के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। तो खुरासन टेक्निकली अफगानिस्तान नहीं है, ये याद रखिए, क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है कि खुरासन बेसिकली इज नोन एज अफगानिस्तान। नो, खुरासन इंक्लूड्स अ ग्रेटर एरिया दैट इंक्लूड्स सम रीजन्स ऑफ ईरान, सम रीजन्स ऑफ इराक, सम रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया एज वेल सर, ठीक है। तो वहां तक का पूरा एक लिंकेज आपको मिलेगा। तो इन सब रीजन्स में भाई साहब ने अटैक करने का प्लान किया था सर, ठीक है। सवाल ये था कि ये क्यों किया गया था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट सर, ठीक है। सो द इमीडिएट और द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन और द फंडामेंटल रीजन वाज द मंगोल थ्रेट। तो ये चाहता था कि मंगोलों की थ्रेट रुक जाए सर, समझे कि नहीं समझे। तो मंगोलों की थ्रेट रोकने के लिए उसने पहले मंगोलों के साथ एग्रीमेंट किया और एक अलायंस फॉर्म करने की कोशिश की सर, समझे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने ये भी ध्यान रखा कि उस समय के दौरान इमीडिएटली इजिप्ट नाम का जो प्रदेश था उसके जो खलीफा हुआ करते थे उनके साथ भी उसने अलायंस किया। तो एक बहुत बड़ी ट्रिपल अलायंस की जाती है कि दिल्ली का सुल्तान, इजिप्ट का सुल्तान और मंगोलों का एक लीडर हुआ करता था तमरश्रीन करके, उसकी भी मदद ली जाती है, और ये तीन मिलकर इनफैक्ट खुरासन के ऊपर अटैक करेंगे। अब ऐसा तो क्या था खुरासन के अंदर सर, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये था कि खुरासन को उस टाइम पे कंट्रोल कर रहा था पर्शिया, और पर्शिया के अंदर फायदा ये हो रहा था इन लोगों को कि पर्शिया का जो शासक था वो माइनर रूलर था। माइनर का मतलब है छोटा बच्चा था सर, ठीक है। तो बिकॉज द रूलर वाज वेरी माइनर, तो इनका ये प्लान था कि हम लोग खुरासन को ले लेंगे। खुरासन को लेने के पीछे का दो फायदे इसको मिलेंगे कि भविष्य में मंगोलों के साथ आक्रमण होने की शक्यता कम हो जाएगी क्योंकि हम वहां पे एस्टैब्लिश हो जाएंगे। दूसरा ये है कि अब खुरासन के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो मंगोल हमारे साथ दे रहे हैं, मंगोल आर एक्चुअली हेल्पिंग हिम, सम ऑफ द मंगोल चीफ्स एंड नोबल्स आर एक्चुअली हेल्पिंग हिम, ठीक है। तीसरा उसका जो आइडिया था कि मैं प्रोफेसी के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, और मेरा 1/4 ऑफ द ग्लोब का जो आइडिया है सर, हमने देखा था इसकी थियरी ऑफ किंगशिप के अंदर कि दुनिया का चौथा भाग का ग्लोब मेरे अंडर में होना चाहिए। ये सब कुछ चीजें इनफैक्ट आप समझिए खुरासन एक्सपीडिशन से हो सकती थी सर। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन ही डिसाइडेड टू हैव दिस एक्सपीडिशन ऑन खुरासन। और यहां से ये भाई साहब को ऐसा विचार आया कि कुछ तूफानी कर देते हैं सर, ठीक है। तो आपको पहली चीज समझ में आई कि खुरासन एक्सपीडिशन है क्या सर, व्हाट इज खुरासन एक्सपीडिशन ऑल अबाउट। दूसरी कहानी ये है कि खुरासन एक्सपीडिशन की सिग्निफिकेंस क्या है और ये किस तरह से चलता है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुख्यतः कारण अगर आप समझने की कोशिश करिए कि खुरासन का जो महत्व है वो मंगोलों के साथ जुड़ा हुआ था सर। वो क्यों था, उसके पीछे का कारण ये है कि पहले मंगोलों के आक्रमण जो होते रहे थे, जब मोहम्मद बिन तुगलक पावर के ऊपर आया तो तमाशरीन करके एक और मंगोल चीफ ने सिंध के ऊपर और उसके बाद फिर दिल्ली तक आने की कोशिश की थी सर। इन सब परिस्थिति के बेसिस के ऊपर से जब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने तमाशरीन को रिपील किया, रिपील करने का मतलब ये है कि उनको वापस भगाया, तब उस समय के दौरान उसको ये लग रहा था कि कुछ तूफानी करता है।
ये वो टाइम था जब आज के सेंट्रल एशिया मतलब खुरासान वाले रीजन के अंदर इनफैक्ट काफी सारे लोगों का उस टाइम पे अंदर इच्छा थी कि हम लोग यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तरण करेंगे सर। तगलक को अपने यूनिवर्सल कंक्वेस्ट की विचार थी, बहुत ही एम्बिशन हुआ करते थे, उसको लग रहा था कि मेरा एम्पायर बहुत बड़ा करूंगा सर, ठीक है। और हो सकता है कि अगर यहाँ से मंगोल हट जाए टाइम बिंग भारत के अंदर से, तो देन ही कैन गो बियॉन्ड सर्टेन एरिया सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो होता यह है कि उसको इस प्रकार के विचार बहुत आ रहे थे। दूसरा, सेंट्रल एशिया से मंगोलों के जो आक्रमण हो रहे थे, मंगोलों के आक्रमण के कारण वहाँ के जो लोकल चीफ हुआ करते थे, स्मॉल स्मॉल किंग्स हुआ करते थे, उन्होंने इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक को चढ़ाया था। चढ़ाया क्यों था? क्योंकि वो उसके कोर्ट में आके रहते थे। मतलब देयर वर मेनी चीफ फ्रॉम अफगानिस्तान एंड देयर वर मेनी चीफ फ्रॉम वेस्ट एशिया हु हैड एक्चुअली टेकन रेफ्यूज टू द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया था कि राजा आप तो इतने महान राजा हो, आप दौलताबाद जाके आए हो, आप इधर जाके आए हो, उधर जाके आए हो, तो आप खुरासन क्यों नहीं जा सकते सर? ठीक है ना, समझे? तो कहानी ये है कि खुरासन के ऊपर अटैक करने के पीछे का दो कारण आपको दिखेंगे सर, ठीक है। पहला कारण दिखेगा इमीडिएट रीजन सर, और इमीडिएट रीजन में मंगोलों की थ्रेट को रिपील करना एक बहुत बड़ा कारण आपको था, जहां उसको लग रहा था कि इनको कैसे हटाया जाए सर, है ना। और खुरासन के ऊपर पकड़ होगी, भविष्य में मंगोलों के आक्रमण रुक सकते हैं सर, ठीक है। लॉन्ग टर्म रीजन के अंदर अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो राजा की एम्बिशंस इसके पीछे जिम्मेदार थे। राजा की जब हम लोग बात करेंगे एम्बिशंस के साथ साथ, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी जो वर्ल्ड कंक्वेस्ट की जो कहानी है वो भी उसके अंदर ही पार्ट थी, क्योंकि उसकी किंगशिप के अंदर ही ये पूरा पूरा कंसेप्ट जुड़ा हुआ था सर, ठीक है। और उसको ये भी पता चल रहा है कि टू मटेरियलाइज दिस खुरासन एक्सपीडिशन ही कैन नॉट फॉर्म एन आर्मी एंड डायरेक्टली अटैक दिस रीजन, सीधा सीधा अटैक तो नहीं कर पाएगा सर। तो वो रियलिस्टिकली गेम प्ले करता है। जो मंगोलों ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया था, वही मंगोलों के साथ वो ट्रीटी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब ऐसा तो क्या था सर, है ना। तो कहानी ये है कि खुरासन एट दैट टाइम वाज पार्ट ऑफ द पर्शियन एम्पायर। तो यहाँ जो पर्शिया के रूलर्स हुआ करते थे, उसका यहाँ पे कंट्रोल था। एंड मोहम्मद बिन तुगलक आल्सो न्यू दैट कि अगर मुझे खुरासन को जीतना है तो मैं अकेला तो जीत नहीं पाऊंगा सर, ठीक है। खुरासन से सबसे नजदीक में जो लोग जुड़े हुए थे वो मंगोल से जुड़े हुए थे, क्योंकि वहां से तो पूरी रास्ते की कनेक्टिविटी चल रही है सर, ठीक है। वो मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने मंगोलों को हराया था, वही मंगोल राजाओं के साथ ट्रीटी करने के लिए तैयार होता है जब वो वापस चले गए। बोले देखो छोड़ो कल की बात है, तुम दिल्ली मत आओ, हम दोनों साथ में मिलकर खुरासन चले जाते हैं सर, ठीक है, क्रीम ओपन। तो कहानी यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अलायंसेस फॉर्म करना शुरू करवा दी सर। उसने मंगोलों की ही मदद ली टू रिपील द मंगोल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। समझे नहीं समझे? भविष्य का तो प्लान तो यही था कि मंगोल आने नहीं चाहिए सर, है ना। उसमें ये मंगोलों की मदद लेनी पड़ेगी टाइमिंग तक, फिर देखा जाएगा। जैसे सब्सिडियरी अलायंस में अंग्रेज करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, जो भारत की ही प्रिंस स्टेट की मदद लेके एक दूसरे को नलीफाई किया करते थे, है ना। तो ये डिप्लोमेसी होती है सर, ठीक है, तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों की मदद दी। उस समय के दौरान उसको ये भी पता था कि मुझे खुरासान के ऊपर लेजिटिमेसी क्लेम करनी है, तो मुझे यहाँ पे खलीफा की मदद चाहिए होगी, क्योंकि खुरासान प्रैक्टिकली वाज पार्ट ऑफ द पर्शिया कंट्रोल एंड द पर्शियास इन्फ्लुएंस, बट वहां अब्बासिड खलीफेट की पुरानी सीट हुआ करती थी, बगदाद करके जो जगह है, उस सब के अंदर बेसिकली खुरासान नाम दिया गया है। अब सवाल ये है कि अगर आप ऐसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल प्लेस के ऊपर अटैक करने की, कंट्रोल करने की प्लान बना रहे हो, तो आपको ऐसे लोग भी चाहिए जो आपको लेजिटिमाइज कर पाए। और आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ अब्बासिड खलीफेट, द खलीफा प्रोक्लेम्ड द न्यू पावर फ्रॉम इजिप्ट। तो इजिप्ट के अंदर अब बेसिकली नए सुल्तान आए थे, जिन्होंने अपने आप को खलीफेट सिस्टम के थ्रू ढालने की कोशिश की थी सर, है ना। तुगलक उनके साथ भी डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करवा के उनको कहता है कि एक काम करिए, आप लोग हमारे साथ आ जाइए, हम लोग यहाँ पे इनफैक्ट है ना खुरासान के ऊपर अटैक करते हैं सर, ठीक है। तो मूल तरह से खुरासान के ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक की नजर गाड़ी गई। उसके पीछे के दो कारण आपको, उसके एम्बिशंस, वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट आइडिया, उसको मंगोलों की थ्रेट, उसको उस समय के दौरान काफी सारे इनफैक्ट सेंट्रल एशिया के जो किंग्स हुआ करते थे, वो सेंट्रल एशियन किंग्स ने उसको समझाया था कि देखिए राजा, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम खुद वहां से भाग के आए हैं, यू कैन अटैक देम, बाकी कोई नहीं कर पाएगा सर, ठीक है ना। तो होता यह है कि ये महाशय डिसाइड करता है कि चलिए हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग खुरासान के ऊपर पूरा का पूरा आक्रमण करेंगे सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। अब सवाल ये आता है कि खुरासान किसके कंट्रोल में था और किस तरह से चल रहा है। तो मैंने बताया कि खुरासान वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ द पर्शियन एम्पायर, एंड बिकॉज़ इट वाज पार्ट ऑफ द पर्शियन एम्पायर, वहां के जो स्थानिक राजा थे, वो जो माइनर किंग अबू सईद नाम के, उनका ज्यादा पिपुड़ी बसता नहीं था सर, ठीक है। दूसरा पार्ट ये आता है कि मंगोल क्यों मोहम्मद बिन तुगलक के साथ अलायंस के अंदर आने के लिए तैयार हुए थे, तो वही दुश्मन का दुश्मन दोस्त था। मोहम्मद बिन तुगलक और मंगोलों के बीच में नहीं बनी थी, वो रियलिटी थी। मंगोलों के साथ उसने लड़ाई की थी, तमाशरीन जैसे मंगल शासक जब यहाँ पे भारत में आने की, कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, तगलक ने उनको खदेड़ा भी था। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मंगोलों को भी जो अपना एम्बिशन था वो भारत के साथ साथ सेंट्रल एशिया में ज्यादा था, और खुरासान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहा था। ये खुरासान को लेके मंगोल और पर्शियन एम्पायर के बीच में ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है सर, ठीक है। और ये पर्शियन एम्पायर और मंगोलों के बीच में जब लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे मंगोल हार गए थे, तो मंगोलों को भी अपनी वो है ना हार का बदला लेना था सर, गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो इन सब कंडीशंस के दौरान, इन स्पाइट ऑफ मंगोल्स लूजिंग अगेंस्ट द पर्शिया, इन स्पाइट ऑफ मंगोल्स लूजिंग अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक, दे डिसाइडेड टू टेक द हेल्प ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक सर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पर्शियन एम्पायर को खत्म करने वाला या हरा सकने वाला जो बंदा है वो मोहम्मद बिन तुगलक है, क्योंकि उन्होंने उनके पावर को देखा था भारत के अंदर सर, ठीक है। इन सब कंडीशन में जो मंगोल्स थे, इन्होंने भी मोहम्मद बिन तुगलक को चढ़ाने की कोशिश की, बोला राजा आप तो महान राजा हो सर, ठीक है। तो एक ऑफिशियल को भेजा जाता है मंगोलों की तरफ से, जिसका नाम था अमीर नवरोज। आमिर नवरोज इनफैक्ट तगलक को जाके समझाता है, उसको मोटिवेट करता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, है ना, आप पुरुष ही नहीं हो, महापुरुष हो, काइंड ऑफ ऐसी कंडीशंस आपको यहाँ से दिखेगी सर, ठीक है। इजिप्ट के राजाओं को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है और एक पूरा का पूरा ट्रिपल अलायंस बनाने की कोशिश की जाती है कि भाई आप देखिए कि हम आपके लिए इनफैक्ट ना एक बड़ी सी सेना इकट्ठी करते हैं सर, गिरिंग ऊपर। और मंगोलों के चढ़ावे के ऊपर आने के बाद, सेंट्रल एशिया के छोटे मोटे जो किंग्स थे उनके चढ़ावे के आने के बाद सर, ठीक है, यू विल फाइंड कि इसने पूरी की पूरी सेना क्रिएट करने की शुरुआत की। और डिसाइड किया गया कि अब खुरासान में जाऊंगा तो उसके लिए मेरी जो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी है उसकी मदद नहीं लूंगा सर। आज आपको अटैक करना है, चलिए से फॉर एग्जांपल, तो आज एक्जिस्टिंग सेना की मदद लोगे ना सर? उसने कहा कि नो, आई विल डू स्पेशल रिक्रूटमेंट। और वो स्पेशल रिक्रूटमेंट खाली और खाली सेंट्रल एशिया में जो अटैक करने जा रहा हूं खुरासान में, उसी के लिए इनफैक्ट ये रिक्रूटमेंट करने वाला हूं सर, गेटिंग समझे नहीं समझे। तो इसने पूरा प्लान बनाया, बोला 3-4 लाख की बड़ी सेना क्रिएट करूंगा सर। मेरी जो एक्जिस्टिंग आर्मी है उसको मैं कुछ नहीं करूंगा सर, ठीक है, उसको एज इट इज रहने दूंगा, क्योंकि वो तो इंटरनली भारत के अंदर जो साम्राज्य बुलंद करने का जो पूरा प्लान है उसका एक ग्रांड पार्ट है सर, ठीक है। बट उसके लिए खुरासान के लिए मुझे अलग से पूरी सेना क्रिएट करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अलग सिस्टम क्रिएट करनी पड़ेगी सर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरा खुरासान को लेके ये जो प्लान है ये बनना शुरू हुआ 1330 के दशक में, 1330 और उसके बाद वाले पीरियड में सर, ठीक है। और इसी बेसिस के ऊपर से जियाउद्दीन बरानी, जो उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक का कंटेम्पररी था, उसने तारीख फिरोज शाही में पूरी की पूरी कहानी को मेंशन किया है। उसने कहा है कि जब ये फॉरेन के चीफ और फॉरेन के डिप्लोमेट्स मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में आए, तो तुगलक ने उनके लिए बहुत खर्चा किया सर। तुगलक उनको बेसिकली एक बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहा था और उनको
काइंड ऑफ आप पकड़ने की कोशिश करी, उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करा था कि खुरासान के बारे में आप क्या जानते हो सर, ठीक है। अब वहाँ के रेफ्यूज लोग थे सर, है ना, वहाँ से भागे हुए लोग थे जो यहाँ पे आए थे तुगलक की कोर्ट में, पर करके तो करके लेकिन नवाब पे लड़ गए। उन्होंने भी बड़ी-बड़ी फेंकनी शुरू की, बोले सुल्तान आपको पता नहीं, बोले खुरासान के अंदर तो ऐसी नदियाँ चलती है कि ऐसे आप ग्लास का पानी निकालोगे तो ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन वो शहद बन के आ जाएगा, फालूदा भी नहीं वो शहद बन जाएगा सर, ठीक है। दूसरे ने कहा कि आप दूध निकालोगे तो सीधा वो जाफरा वाला मिल्क आपको मिलेगा। सुल्तान बोला क्या बात है, इतना पैसा है खुरासान के अंदर, ठीक है। तो वो तूफानी करेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो ही वांटेड टू हैव इन्फॉर्मेशन ऑन द रीजन ऑफ खुरासान। और सेंट्रल एशिया के 2 टके के नोबल्स जो वहाँ से भाग के आए हैं बिकॉज़ ऑफ द थ्रेट ऑफ पर्शिया एंड अदर जियोपॉलिटिकल इश्यूज, वो यहाँ सुल्तान को बेसिकली ख़याली पुलाव पकवा रहे हैं सर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कभी-कभी होता क्या है कि आप किसकी सलाह ले रहे हो वो बहुत मैटर करता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। जो व्यक्ति खुद भगोड़ा है, जिसका खुद का कुछ एक्जिस्टेंस नहीं है, उसकी सलाह लेके आप बोल रहे हो कि कहीं और अटैक करना है सर, अरे उसके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे सर, है ना। ही वांटेड टू रिक्लेम हिज पावर इन सेंट्रल एशिया, इसके लिए वो लोग आपको बोल रहे थे कि चलो खुरासान चलते हैं सर, ठीक है। तुम्हारा खुरासान के साथ कोई ज्योग्राफिकल कनेक्शन है सर? खुरासान जाना है तो ऑलवेज वाया अफगानिस्तान और ऑलवेज वाया ईरान जा सकते हैं। दैट वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल क्योंकि अफगानिस्तान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ तमाशिन। तमाशिन वाज अ मंगोल रूलर एट दैट टाइम सर, ठीक है। तो आप उस टाइम पे तो जा नहीं पाएंगे सर, ठीक है। तो आप जिस तरह से कार्य कर रहे हो उसमें आपको किसी 2-4 लोगों ने बोल दिया और उसके लिए आपने सोने के सिक्के दे दिए, बड़े-बड़े गोल्ड के टंकास दिया करता था उस टाइम पे, बोले लेके जाओ, है ना। मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए खुरासान में और क्या है सर, ठीक है। तो इसको ये ख्याली पुलाव आने शुरू हो गए और ये बाकी के जो बाहर के नोबल्स आए थे वो चाटुगिरी में नंबर 1 थे सर सबके सब, आपको भी पता है ना। आपको यू नो दिस वंस यू अंडरस्टैंड अ पर्सन्स नेचर, तो फिर चापलूसी करने में तो हम 1 2 3 कर देंगे सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो फिर यू सी दैट सुल्तान का गुणगान गाने में लोग बोलते रहेंगे और सुल्तान को चढ़ाते रहेंगे। सुल्तान बोलेगा कि चलो तूफानी करते हैं, हर एक दिन 2-4 सोने के सिक्के लेते रहेंगे सर, वही कहानी आपको मिलेगी ना सर, एवरी टाइम यू सी। तो बरानी कहता है कि राजा ने मतलब खर्चे करना शुरू कर दिए, ऐसे खर्चे किए की बात मत करिए सर, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्रिएट की करीबन 3.5-4 लाख के आसपास, इनफैक्ट है ना, सेना क्रिएट की सर, है ना। यू कैन इमेजिन कि अराउंड 3.7 लाख वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी दैट वाज एक्चुअली कलेक्टेड फॉर द खुरासान। इसमें उसने लोकल गवर्नर्स को भी कहा कि भाई आप भी आ जाइए सर, आप भी सेना भेजिए। जो नॉर्थ इंडिया के हिंदू किंग्स थे, राजपूत किंग्स उसके प्रभाव में आए थे, उनको भी लिया। मंगोलों के पास जो सेना थी उनको भी ले लिया, बोला तुम भी आ जाओ मेरे साथ सर, ठीक है। और पूरी डेढ़ मतलब 3.5-4 लाख के आसपास की सेना इकट्ठी करके उसने सबको कंसोलिडेट करवाया। अब सवाल ये था कि ये सेना क्रिएट करवाई गई है, प्लान ये था कि खुरासान जाएंगे सर, है ना। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे वैसे सेना आगे जाएगी सर, ठीक है। अब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, ये आर्मी को इनको सप्लाईज भी देने थे सर, ठीक है। सही की गलत, गेटिंग माय पॉइंट। तो यू विल फाइंड कि ये स्टैंडिंग आर्मी से अबाउ थी, दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग आर्मी जो डेली आप उनको सैलरी या लैंड ग्रांट्स देके निपटा देते थे। ये तो ओवर एंड अबाउ है, मतलब आपके पास 3-4 लाख की सेना ऑलरेडी पड़ी हुई है, खुरासान के लिए आपने एक नई सेना क्रिएट की है सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पे ये महाशय खुरासान के ऊपर अटैक करने का प्लान तो कर रहे थे। 1 डेढ़ साल तक उसने वैसी की वैसी सेना वहां पे रखी और कहा कि आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे सर, है ना। सोल्जर्स भी आ रहे थे, बोले कब जाएंगे, बोले जाएंगे जाएंगे सर, ठीक है ना। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई वेयर आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स ही रियलाइज किया नहीं जाना है और उसने ये पूरा का पूरा प्लान ड्रॉप कर दिया सर। अब सवाल ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक को अकल किसने दी थी, या मोहम्मद बिन तुगलक को कैवल्य ज्ञान हुआ, और ये ग्रेट कैवल्य ज्ञान किस तरह से हुआ सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यू विल सी दैट एक्सपीडिशन नहीं हो पाया, उसके पीछे के बहुत सारे कारण आपको मिलेंगे सर। और ये कारण आपको अलग-अलग ऑथर्स के द्वारा अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने को मिलते हैं। सो ऑलमोस्ट फॉर यू विल फाइंड 1.5 to 2 years they had tried to create this army. They decided to wait for the right opportunity and right time to attack the Khorasan, but they could not do this. उसके पीछे के 2-3 कारण आपको मिलते हैं। पहला कारण आपको मिलेगा कि पर्शिया के जो इमीडिएट रूलर हुआ करते थे उनका मृत्यु हो गया सर, ठीक है। और पर्शिया का जो इमीडिएट रूलर का मृत्यु हुआ तो वहाँ जो जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी है वो पूरी तरह से बदल जाती है सर, गेटिंग माय पॉइंट। दूसरी पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इसी पीरियड में इन्होंने जो ट्रिपल अलायंस बनाई थी, ये ट्रिपल अलायंस पूरी तरह से टूट जाती है। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ट्रिपल अलायंस में थे कौन से, है ना। तो कुछ-कुछ मंगोल चीफ हुआ करते थे, कुछ-कुछ आपको इजिप्शियन खलीफा की तरफ से एक सेना दिखेगी और मोहम्मद बिन तुगलक तो खुद था ही सर, ठीक है। अब होता क्या है कि बाय 1335 और 1334-35 तक आते-आते सेंट्रल एशिया की जियोपॉलिटिक्स बदल जाती है। ये जियोपॉलिटिक्स ऐसे बदलती है कि इजिप्ट का जो राजा है, उसने पर्शिया के साथ डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक पार्टनर चला गया, जाएगा कि नहीं जाएगा सर, ठीक है। मंगोलों के अंदर जो इमीडिएट रूलर था उसका नाम था तमारशरीन। तमारशरीन को हटा के उसी की फैमिली के अंदर रिवॉल्ट हो गया। तो जिन मंगोल लीडर्स की मदद से ये साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश कर रहा था वो मंगोल लोग ही हट गए सर, समझे। बचा कौन अकेला, खाली और खाली मोहम्मद बिन तुगलक सर, ठीक है। तो आप कभी-कभी जब महागठबंधन करोगे तो ध्यान रखिएगा कि अपने पार्टनर्स थोड़े वाइजली चूज़ करो जो एंड तक आपके साथ डटे रहे सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो होता ये है कि जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के कारण पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। मंगोलों के केस में ये हुआ कि तमाशरीन हु वाज द रूलर ऑफ द मंगोल चीफ एट दैट टाइम, उसको हटा दिया जाता है बिकॉज़ ऑफ द इंटरनल टसल। इजिप्ट के जो इमीडिएट राजा थे उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी और बेसिकली पर्शिया के जो नए युवराजा थे उनके साथ डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करवा दिए सर। राजा 2-2 साल से सेना इकट्ठा करके बैठा हुआ है पर यूज़ नहीं कर रहा है, बड़ी मात्रा में पैसे ड्रेन हो रहे हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये राजा डिसाइड करता है कि यार एक काम करिए, हमको कुछ नहीं कर रहा है, हम यहाँ से चलते हैं, मेरी ज़बान टूट गई थी सर, समझे आप लोग, ठीक है। और इसी के कारण इसके ये जो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर खुरासान एक्सपीडिशन एक बहुत बड़ा लैंडमार्क फेलियर आपको दिखेगा, या काफ़ी लोग हिस्ट्री के अंदर लिखते हैं कि इट वाज़ एन एग्जांपल ऑफ मोन्यूमेंटल डिजास्टर। मोन्यूमेंटल डिजास्टर का मतलब ये है कि भाई ये भाई साहब ने जो कार्य किया था, ये कार्य मतलब कोई नहीं सोच सकता कि 3-4 लाख की सेना खड़ी करो और फिर उसके बाद आप रोज वेट करो और कल अटैक करेंगे, परसों अटैक करेंगे, तरसों अटैक करेंगे, नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसके पीछे के एक कारण आपको ये दिखेंगे। तो इसके फेलियर के पीछे के इमीडिएट रीजंस आप समझने की कोशिश करोगे, वो थी दी शिफ्टिंग ऑफ अलायंस, द ब्रेकिंग ऑफ अलायंस, जिसकी मदद से खुरासान जाने वाला था। पहली चीज समझ में आई कि नहीं आपको सर, ठीक है। दूसरी क्या हुई, राजा कमजोर था, राजा के पास एम्बिशन था पर विजन नहीं था सर। एक चीज हमेशा याद रखेगा कि व्हेन यू आर एम्बिशियस इन नेचर, पर ये एम्बिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके लिए विजन होना चाहिए सर, आपकी दृष्टि होनी चाहिए। यू नो दिस ना सर, आपकी आई साइट और विजन के बीच में फर्क है। आई साइट मतलब आप इमीडिएटली जो देख रहे हो वो सर, विजन मतलब जो ना दिखाई रहा है पर उसके बावजूद भी उसको आप देख रहे हो सर, गेटिंग माय पॉइंट। आई साइट इज द इमीडिएट थिंग दैट यू सी, अच्छा मेरे आजू-बाजू में यहाँ पंखा है और एक टेबल है और ये लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन है, ये वो फला ढीम का सर। पर विजन का मतलब ये होता है कि मैं जो कन्वे करवा रहा हूँ वो आपके दिमाग में जा रहा है, आप भले मेरे से 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं सर। अभी एक यहाँ तक कि नीचे ओढ़ के बैठा हुआ है, एक बालकनी में बैठा हुआ है, एक कहीं लाइब्रेरी के अंदर हेडफोन लगा के बैठा हुआ है, ये विजन होता है सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और इससे समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक। सो यू विल फाइंड दैट व्हेन वी सी द होल केस
ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत एम्बिशियस था सर, समझे आप लोग, ठीक है। ये एम्बिशियस था पर इसके पास विजन नहीं था। ये विजन क्यों नहीं था? क्योंकि इसने एक ऐसे एरिया को कैप्चर करने का प्लान किया जो कभी जियोपॉलिटिकली ना ही ओवरऑल ज्योग्राफिकली इंडिया का पार्ट रहा है। क्यों नहीं रहा है? उसके पीछे का कारण ये था कि खुरासन जो है वो अफगानिस्तान के थ्रू रास्ता निकलता है। अफगानिस्तान कैप्चर करोगे तब जाके खुरासान हाथ में आएगा या उसका एंट्री गेट आपके हाथ में आएगा सर, ठीक है। अफगानिस्तान वाज नॉट पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत बिकॉज़ द अफगानिस्तान वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ द मंगोल्स। ये तमारसेन जैसे मंगोल चीफ बहुत सारे और भी हुआ करते थे, जिन्होंने इनफैक्ट ये खुरासान वाले रास्ते को ब्लॉक करके रखा था। तो अगर आपको खुरासान जाना है तो वाया अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, और अफगानिस्तान आपके सीधे कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि इनडायरेक्टली आप किसी की मदद लेके वहां से रास्ता खोलोगे सर, ठीक है। आप पकड़ने की कोशिश करिए, अगर आपको जाना है खुरासान तो आप कैसे जा पाओगे सर? यहाँ से तो जाओगे सर, ठीक है। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट बीच में एक फॉरेन लैंड आ रही है, वो फॉरेन लैंड को क्रॉस ओवर करके आप जाओगे सर, है ना। तो खुरासान एक्सपीडिशन में महाशय के साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि उसने ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस को समझा ही नहीं था। एम्बिशन था ना, पर विजन नहीं थी। विजन होती तो उसको पता होता कि ये तो बहुत दूर की बात है सर, पहले मंगोलों को हटाना पड़ेगा या अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके मैं खुरासान जा पाऊंगा सर, ठीक है। दूसरी कहानी ये है कि राजा ने जिनकी मदद ली थी वो एक नंबर के, मैं कहूंगा कि चोर लुटेरे लोग थे सबके सब, ठीक है। ये खुद रेफ्यूजी के रूप में यहाँ से वहां घूम रहे थे और राजा इनकी बातों में आ गया था सर। राजा को मदद ऐसी लोगों की लेनी चाहिए थी जो खुद अपने दम के ऊपर आगे आए हो सर, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो रेफ्यूज लेके कहीं पे बैठे हुए हैं, समझे आप लोग, ठीक है। तो राजा, मैंने बताया कि एम्बिशन था पर विजन नहीं था सर, है ना। ये वो लोग थे जो बेसिकली लाइजनिंग कर रहे थे, ट्रांसऑक्सियाना, मतलब बेसिकली आप पकड़ने की कोशिश करोगे आज के सेंट्रल एशिया वाले रीजन के मंगोल राजाओं के साथ ये लोग बीच बीच में डिस्कशन कर रहे थे कि आप यहाँ से सेना लेके जाना, आप यहाँ से लेके जाना सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो वो भी नहीं पॉसिबल था सर, गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे। तीसरी पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करिए, भारत के कोई भी दिल्ली सल्तनत के राजा ने यहाँ पे ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस को नहीं देखा। हिंदू कुश की पहाड़ियों को क्रॉस करना और सेंट्रल एशिया से थ्रू होते हुए आप खुरासान जा रहे हो या पर्शिया को जा रहे हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है सर। 3-4 लाख की सेना। अब ये तालिबान वाले घुसे थे पंजशीर के अंदर, आप देखोगे वहां से हिंदू कुश शुरू होता है सर, ठीक है। एंड यू विल फाइंड कि ये घुस रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू कैप्चर द होल रीजन। इतनी सी वैली है सर, 40 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर की होगी, ज्यादा बड़ी वैली नहीं है सर पहाड़ियों के बीच में, एक ही रास्ता निकलता है सर। पर वहां से हिंदू कुश की माउंटेन रेंज शुरू हो रही है सर, नाक में दम करके रखा है एनआरएफ वालों ने सर। आप देखिए अभी द तालिब्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल दिस। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स करके इन्होंने बनाया, नॉर्दर्न अलायंस जो पुराना नाम था उसका नया नाम किया है इन्होंने। तो मैं रोज डेली देखता रहता हूँ, अभी 2-4 दिन से बात नहीं कर रहा था अफगानिस्तान को लेकर, बट फिर से आ ही गया क्योंकि हिंदू कुश आता था, अफगानिस्तान आएगा ही सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि ये तालिब घुस रहे थे बीच में सर, ठीक है। तो ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं सर, है ना। दिस गाइस आर डूइंग गुरिल्ला वॉरफेयर द एनआरएफ पीपल सर, है ना। और तालिब घुस रहे हैं पर अंदर जाके ऐसा मार रहे हैं ना ये लोग, तो रिट्रीट कर गए सर। तो वो जो पंजशीर का एक मेन रास्ता निकलता है, आपने टीवी में भी देखा, उतना ही खाली तालिबों के हाथ में पूरा पहाड़ी विस्तार और पूरे जितने भी गांव है स्केटर्ड विलेजेस सेटलमेंट से, दे आर नॉट अंडर द तालिब कंट्रोल सर, है ना। तो ये आपको आज की तारीख में भी दिख रहा है। ये आज से करीबन पकड़ने की कोशिश करिए कि 700-800 साल पहले कोई राजा भारत से जाने की कोशिश कर रहा है यही रूट के थ्रू से, है ना। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। तो ही कुड नॉट रियलाइज दिस पॉइंट कि दिस विल बी अ मॉन्यूमेंटल डिजास्टर फॉर मी। ये बहुत बड़ा, तो अच्छा हुआ कि ये गया नहीं, मैं तो कहता हूँ। वरना वहां जाएंगे पर फिर वापस नहीं आएंगे, यू नो दिस ना, कि आप जाते अपनी मर्जी से हो पर आने का जो रियलिटी है वो आपकी मर्जी से नहीं होता है। तो आपको कभी भी कोई खदेड़ देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा शायद तक सर, ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ, सबके साथ हुआ है, दिस हैज हैपेंड विद एवरीवन सर, है ना। तो राजा ने यहाँ ज्योग्राफी को नहीं देखा, राजा ने अलायंस के पीछे के पार्टनर्स को नहीं देखा, राजा ने ऐसे लोगों की मदद लेने की कोशिश की जो खुद रेफ्यूजी के रूप में है। राजा खुद अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो खुरासान के अंदर कैसे जा पाएगा सर, ठीक है। तो ये 4-5 मुख्य रीजन के कारण जब 2 साल तक उसने यहाँ पे वेटिंग पीरियड रखा था, तब उसके बाद रियलाइजेशन उसको हो गया कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग अप टिल खुरासान सर। तो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद उसको रियलाइजेशन हो रहा है। 1.5-2 साल तक आते-आते भाई साहब की अकल ठिकाने आ गई और डिसाइड किया गया कि नहीं जाना है। अच्छी बात है, क्योंकि अगर खैबर पास क्रॉस कर दिया होता, सेंट्रल एशिया के अंदर गए होते और फिर रिबेलियन हो गया होता तो वापस नहीं आ पाते सर, ठीक है। तो यू विल सी दैट राजा ने करीबन 1.5 साल के बाद ये पूरी की पूरी एक्सपीडिशन का जो आइडिया है वो उसने ड्रॉप कर दिया सर, समझे आप लोग। और ये ड्रॉप कर दिया के बाद सोल्जर्स को कहा कि वापस घर पे चले जाओ। अब सोल्जर्स यूं बैठे हुए, बोले किस लिए रिक्रूट किया था? बोले खुरासान के लिए। तो बोले कब जाएंगे? बोले अब तो नहीं जा रहे। बोले अब क्या करना है? बोले जाओ वापस, गो टू योर विलेज। सोल्जर्स नाराज हो गए सर, ठीक है। विद्रोह हो गया, लूटपाट करने की शुरुआत की। 1.5 साल से सैलरी मिल तो नहीं रही थी, आधी अधूरी मिल रही थी सर, ठीक है। एंड देन यू विल फाइंड कि दिस बेंडिंग ऑफ आर्मी लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड दिस विल बी द साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ द टैक्सेशन ऑफ दोआब। अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूं कि टैक्सेशन ऑफ दोआब क्या हुआ सर, ठीक है। तो खुरासान एक मॉन्यूमेंटल डिजास्टर के रूप में बोला गया है रिगार्डिंग दी मोहम्मद बिन तुगलक। अब आपको प्रश्न फॉरेन पॉलिसी सेंट्रिक आता है। जैसे एक बार पूछा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सिक्योर करने के लिए राजाओं ने क्या काम किया, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुगल्स एंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दिल्ली सल्तनत सर, ठीक है। तो आप जब फॉरेन पॉलिसी लिखते हो ना तो उसमें 2 प्रकार की पॉलिसीज आती है, एक सॉफ्ट पावर आता है, एक हार्ड पावर आता है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब हार्ड पावर वाले लोग थे सर, है ना, जो बड़ी सेना खड़ी करके अपना पावर दिखा देते फॉरेन एस्पेक्ट्स के अंदर सर, ठीक है। और दूसरा सॉफ्ट पावर था सर, जहां अल्तुतमिश जैसे लोग थे जो डिप्लोमेसी के थ्रू खलीफा का खुतबा रीड करने के बाद बेसिकली अपने आप को फॉरेन पॉलिसी में ढालने की कोशिश कर रहे हैं सर। दिस इंक्लूड्स बलबन एज वेल सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा ना भविष्य के अंदर, वो माइक्रो लेवल के ऊपर तो आ सकता है 10 मार्कर के अंदर, क्योंकि 10 मार्कर का जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 एंड 5 आपको पता है कंपलसरी होते हैं, 1 में तो मैपिंग आता है और 5 जो होता है उसमें 10 into 5, है ना, 10 मार्क के 5 क्वेश्चन होते हैं, 50 टोटल होते हैं, उसमें एक आध प्रश्न ऐसे निकल जाएगा जो माइक्रो के ऊपर आपको पूछेगा। बाकी 15 फिर 20 लंबे वाले भी पीछे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तक सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार का पूरा एक सेटअप और हायरार्की आपको मिल जाएगा। खैर, अब सवाल ये है कि फॉरेन पॉलिसी के थ्रू मोहम्मद बिन तुगलक को काफी लोगों ने खुरासान एक्सपीडिशन में क्रिटिसाइज किया, काफी लोगों ने, मतलब 99.9% लोगों ने क्रिटिसाइज किया है सर, ठीक है। पर हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसके बावजूद उसको पॉजिटिव एंड में कंप्लीट करेंगे सर। ये क्यों करेंगे? क्योंकि हमको ये देखना है कि तुगलक दुनिया के इतिहास में या भारत के या दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहला सुल्तान हुआ जिसने मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने का प्लान बनाया सर, और मंगोलों के बियॉन्ड जाने की कोशिश की और मंगोलों की मदद से ही मंगोल को विस्तार को जीतने की कोशिश की है सर। गेटिंग माय पॉइंट। अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव खेला था, ज्यादा से ज्यादा गाजी मलिक को आगे प्लंडरिंग के लिए भेजा था सर। मोहम्मद बिन तुगलक मिलिट्री ऑफेंसिव खेलने वाला बंदा है सर, और इसके दिल्ली सल्तनत में और कोई राजा ऐसा आया नहीं जो ये कर पाता है सर, ठीक है ना। तो ये एम्बिशन रखना, ये एम्बिशन के साथ उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना। एग्जीक्यूशन में आईसाइट स्ट्रांग थी पर विजन कमजोर थी, हम ये जरूर से कहेंगे। आईसाइट स्ट्रांग होने का मतलब इमीडिएट सेना तो खड़ी कर दी,
पर सेना का उपयोग किस तरह से करना, किस तरह से आप अलायंसेस को फॉर्म आउट कर सकते हो, वो नहीं देख पाया। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इन स्पाइट ऑफ नॉट फाइटिंग इन खुरासान, ही ट्राइड टू चैलेंज द मंगोल थ्रेट बाय डिफीटिंग द मंगोल्स इन देयर लैंड, और थिंकिंग ऑफ डिफीटिंग द मंगोल्स इन देयर लैंड। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और इसी बात के बेसिस के ऊपर से मोहम्मद बिन तुगलक को एक पगले राजा के रूप में तो काफी लोग कहते हैं, बट आप ओवरऑल इसका सिग्निफिकेंस देखिए हार्ड पावर के रूप में, तो ये जरूरी भी था मंगोलों को दिखाने के लिए, सेंट्रल एशिया के शासकों को दिखाने के लिए कि भाई आप दिल्ली की तरफ नहीं आ पाओगे, क्योंकि आप दिल्ली की तरफ आओगे तो हम कहीं और जाएंगे सर, ठीक है। आप मुंबई करोगे, हम बलूचिस्तान करेंगे सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। आप कुछ और करोगे, हम सिंध कर देंगे सर, ठीक है। तो वही है ना सर, पीओके तो आएगा ही। तो वही कहानी आपको यहाँ पे भी दिखेगी सर, है ना। आप जब तक सॉफ्ट रह रहे थे आपको ग्रांटेड लिया जा रहा था, आप जब तक सॉफ्ट रह रहे थे आपको ग्रांटेड लिया जा रहा था सर, है ना। आपने अपनी हार्ड पावर दिखानी शुरू कर दी, सबकी अकल ठिकाने आ गई, बोलिए तो फिर से गुजर रहे हैं सर, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके आ रहे हैं, एलओसी वेलोसी को क्रॉस कर रहे हैं सर, ठीक है। तो पहले वो नियम था, बोले प्रोटोकॉल है, हम राइटियस रहेंगे, ये वो तेल लेने गया सर, ठीक है, जाओ गला काट के आओ वापस, है ना। दैट्स दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स, ओके। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कार्य किया था आज से 750 साल पहले, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने ये बताया कि बेटा तुम गलत जगह के ऊपर आ गए हो सर, है ना, मंगोलों को सर। खैर, तो इसी बेसिस के ऊपर से वी कैन सी दैट द मोहम्मद बिन तुगलक्स खुरासान एक्सपीडिशन कुड नॉट मटेरियलाइज बिकॉज़ ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस एंड आल्सो बिकॉज़ ऑफ द implications and the changes that were taking place in the geopolitics, सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। कैन यू से दैट ही फॉर्म्ड द होल आर्मी cause after the Daulatabad disaster, they wanted to leave India unguarded by taking existing army to Khorasan? Yeah, the reason was that if you had taken a huge army to Khorasan, क्योंकि he knew that उसको बड़ी सेना लेके जानी पड़ेगी सर, ठीक है। तो ऑब्वियस था कि there might be a rebellion और खत्म हो जाता सर, है ना। तो creating a new army for a specific expedition was a part of the strategy, और ये होता भी है सर, है ना। जब जब आपको नया कैंपेन करते हो, कोई नया लड़ाई लड़ने जाते हो, तो you need to have preparation time for that, है ना। अप्रैल 1971 में ही इनफैक्ट इंदिरा गांधी और जनरल सैम मानेकशॉ के बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग हुई थी, जब डिफेंस मीटिंग हुई थी, तो उसमें इंदिरा गांधी ने कहा था कि आई वांट यू टू एंटर इनटू ईस्ट पाकिस्तान राइट नाउ। तो जनरल सैम मानेकशॉ सेड नो, बोले नो मैडम, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, आई नीड टाइम फॉर प्रिपरेशन, है ना। अभी बारिश आएगी 2 महीने के बाद और फिर पूरा फ्लडिंग हो जाएगा वो रीजन, मेरी सेना तैयार नहीं है, आप मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, उसके बाद हम मिलेंगे सर, ठीक है। नवंबर में फिर से उनके बीच में डिस्कशन हुआ, बोले अब जा सकते हो, तो मानेकशॉ ने कहा कि हाँ हम जाएंगे। फिर उनको पूछा कि कितना टाइम लगेगा आपको ढाका से लेके या कलकत्ता से लेके चिटगांव पहुंचने तक, है ना, चिटगांव इज इन द ईस्टर्न साइड, है ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1.5 महीना लगेगा, ओके। फिर 13 दिन में लेके दे दिया सर, समझे आप लोग, ठीक है। वो 1.5 महीना की जब मांग की थी उन्होंने, तो डिफेंस मिनिस्टर और बाकी सारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने उनको पूछा, बोले 1.5 महीना क्यों लगेगा। तो मानेकशॉ ने जवाब भी दिया, बोले पैदल चलते तो 1.5 महीना लगता है, हमको तो लड़के जाना है, ठीक है, खाली अकेले पैदल नहीं चलना, पदयात्रा के ऊपर नहीं जा रहा है सर, है ना, कलकत्ता से निकल के, ठीक है। तो फिर बाबू लोग की अकल ठिकाने आ गई, बोले नहीं नहीं आर्मी वाले काम करेंगे सर, ठीक है। बट फिर 13 दिन में ही निपटा दिया गया, क्योंकि प्लान पहले से ही तैयार था। खैर, तो ये सब कहानी रहती है सर, यू नीड टू प्रिपेयर, है ना। आप प्रिपेयर किए बिना जाओगे हाफ हार्टेडली तो मार खा जाओगे सर। खैर, तो ये पूरी कहानी थी इसकी यहाँ पे, अब समझिए सर। खुरासन की सेना डिसबैंड कर दी सर, गुस्सा बहुत है सर, 2 साल तक पैसा आपने खर्च किया हुआ है सर, रगड़ के पैसा खर्च किया था सर, ठीक है। अब ये सेना डिसबैंड कर रहे हैं, तो आपको ये विचार तो आएगा ना यार कि इतना बड़ा एक्सपीडिशन के लिए सेना क्रिएट किया था, बिकॉज़ ऑफ जियोपॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, मल्टीपल 10 प्रॉब्लम्स, वी डिसाइडेड टू ड्रॉप दिस प्लान। इसका थोड़ा रिकवरी तो करें ना सर, समझे नहीं समझे। इसकी थोड़ी रिकवरी तो होनी चाहिए ना सर, गेटिंग माय पॉइंट। बोले रिकवरी कहाँ की जा सकती है? बोले ऐसे एरिया जहाँ पे हम लोग को थोड़ी प्लंडरिंग के लिए स्कोप मिलेगा, ऐसे एरिया जहाँ पे दिल्ली सल्तनत पहुंचा नहीं है सर, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत के इसके पहले के जो राजा थे ना, वो ज्यादातर आप देखोगे ग्राउंड में थे, मतलब राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, दक्खन तक उन्होंने अटैक किया था, बट नो वन थॉट्स ऑफ अटैकिंग द माउंटेन्स, पहाड़ी विस्तार दिल्ली के ऊपर की तरफ में सर। 2 कारण थे। बोले यहाँ कोई राजा ने अटैक नहीं किया पहले, तो यहाँ पे वेल्थ और थोड़ी जो पैसा वैसा है वो ठीक है। दूसरी ये है कि यहाँ से भी सेंट्रल एशिया का एक रास्ता निकल रहा है। ये सेंट्रल एशिया का जो रास्ता है, यहाँ से मंगोल्स आके रेफ्यूज लेते थे, जो विद्रोहकारी मंगोल्स हुआ करते थे, रेबेलियस किंग्स ऑलवेज यूज्ड टू टेक द रेफ्यूज इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हु वर अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के राजा के सामने कोई नोबल ने विद्रोह किया है, तो वो भी विद्रोह करके पहाड़ों में चला जाता था, ठीक है। तो ट्रेडिशनली इनफैक्ट आप पकड़ने की कोशिश करिए कि पहाड़ी विस्तारों को काबू में रखने के पीछे के 3-4 कारण आपको मिलेंगे सर। तो खुरासान का एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया, क्योंकि वहाँ तो जा ही नहीं पाए। बट जब वापस दिल्ली की तरफ बैठे हुए थे, तो प्लान कर रहे हैं कि यार ये कैप्चर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बोले बचा क्या है? बोले यार हमारे घर से ऊपर की तरफ चले जाओ, तो ये नॉर्थ वाले स्टेट्स तो सब बाकी रह गए हैं। और नॉर्थ वाले स्टेट्स का सिग्निफिकेंस है, उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उनकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, ये रिफ्यूज देने वाले लोग हैं। तीसरा ये है कि उसका ग्लोबल आइडिया जो था कि 1/4 ऑफ द ग्लोब शुड बी अंडर माय कंट्रोल, उसमें चाइना और तिब्बत भी इंटीग्रल पार्ट था। चाइना और तिब्बत भी इंटीग्रल पार्ट था सर, ठीक है। और वो चाइना के लिए फिर लेटर ऑन एम्बेसडर को भेजेगा, इवन बतूता को भेजता है सर, ठीक है। तो इनिशियली तो इवन बतूता को भेजता नहीं है, इनिशियली आप पकड़ने की कोशिश करो वो सेना भेजता है। तो वो देख रहा है कि भारत के हिमालय के माउंटेन स्टेट्स के रास्तों से अगर वो तिब्बत और चाइना पहुंच सकता है, वहाँ के ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सकता है, वहाँ की जो लोकल किंग्स थे उनको अपने कंट्रोल में लेके, अपने फेवर में लेके, उनको पॉलिटिकली सबड्यू कर सकता है, तो दिस विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि मोहम्मद बिन तुगलक उसके पास जो खुरासान एक्सपीडिशन की सेना बची हुई थी, उनमें से कुछ 10-15 हजार सैनिकों को इकट्ठा किया। बोले तू मेरा भाई है, बोले बाकी सब बोले घर पे जाओ, गेटिंग अपॉन, समझे नहीं समझे। तो ही व्हाट ही डिड कि आउट ऑफ द खुरासान एक्सपीडिशन, उसने कोई नई सेना नहीं की सर ना, कुराचिल करके जगह के ऊपर अटैक किया। अब सवाल ये है कि कुराचिल आया कहाँ पे? एक्चुअली कुमाऊं करके जगह है उत्तराखंड में सर। ये कुमाऊं का पुराना नाम था सर। सो नेम ऑफ द मॉडर्न नेम इज कुमाऊं। कुमाऊं को कराचिल या कुमाऊं के रूप में कराचिल कहते थे, कराचिल से कराचिल हो गया, फिर कुराचिल हो गया सर, है ना। तो क से क्यू हो गया, इस तरह की थोड़ी बहुत उसकी नोमेनक्लेचर बदल जाती है, वैसी कहानी आपको मिलेगी। तो आज के मॉडर्न डे उत्तराखंड के अंदर का जो पूरा का पूरा कुमाऊं रीजन है, उसी को ही कुराचिल बोला गया और यहाँ पे ही अटैक करने का प्लान बनाया। और वो प्लान भी कहाँ से बनाया? यहाँ की लेफ्ट ओवर आर्मी से। लेफ्ट ओवर आर्मी का मतलब ये है कि आपके पास जो सेना है, उसी सेना के उपयोग से आप आगे चलोगे सर, गेटिंग अपॉन। तो इसी बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड कि इसने कराचिल एक्सपीडिशन किया इमीडिएटली आफ्टर दी खुरासान एक्सपीडिशन। खुरासान एक्सपीडिशन जैसे खत्म हुआ, फिर भाई साहब को थोड़ी और चीजें मन में आई और डिसाइड किया कि हम आगे चलेंगे सर, ठीक है। तो इसको बेसिकली कुरमाचिल कहते थे, कुरमाचिल से कुमाऊं पड़ गया, फिर कुमाऊं से कराचिल, इस प्रकार के नाम आपको मिलते रहेंगे सर, गेटिंग अपॉन। और इसी बेसिस के ऊपर से यहाँ पे अटैक किया जाता है सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब इसका फायदा क्या था? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ का ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत बढ़िया था सर, ठीक है। दूसरा ये था कि ये चाइना तिब्बत के साथ कनेक्टिविटी रखता था ऊपर पहाड़ियों के अंदर सर, इसको ऐसा था कि हिमालय क्रॉस करके मैं चला जाऊंगा सर, ठीक है। तीसरा ये था कि बहुत सारे रेबल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जो दिल्ली में लूटपाट करके, दिल्ली में बगावत करके पहाड़ों में छुप जाते थे, तो उसको
उनका भी गुस्सा था सर, समझे। तो सुल्तान ने वही जो इनफैक्ट है ना आर्मी जो थी, वो आर्मी का उपयोग किया जो पहले से ऑलरेडी उसने रेस की थी। उसमें से कुछ 10-12 हज़ार सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा कि चलो पहाड़ों में सर, ठीक है। उसके लिए एक अलग से कमांडर इन चीफ बना दिया, खुसरो मलिक को, अपना ही भतीजा था सर, ठीक है। और ये लोग ऊपर की तरफ चले गए सर। अब इन्होंने इनिशियली तो कैप्चर कर दिया सर, गेटिंग अपॉन। इन्होंने कैप्चर कर दिया दी लोअर एरियाज़, मतलब खास करके शिवालिक और उसके नीचे वाले विस्तार को सर, ठीक है। फिर ऊपर पहाड़ों में जाने की शुरुआत की। जैसे-जैसे पुराने एरियाज़ को या ये लोग जो कैप्चर किए हुए एरियाज़ थे, उसको अपने कंसोलिडेशन में लिए, दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग इस्लाम एंड इनको रिलीजियस और पॉलिटिकल कंट्रोल में लेने के लिए बेसिकली ऑफिशियल्स को भेजा गया, काज़ीज़ को भेजा गया, खतीब्स को भेजा गया। ये बेसिकली धर्म का प्रचार करते हुए इन सब रीजन्स को कंसोलिडेट कर रहे थे, ठीक है। अब खुसरो मलिक इनिशियली यंग एज में सुल्तान का सेनापति बना था और उसको सक्सेस मिला था सर, ठीक है। तो खुसरो मलिक को ये लग रहा था कि अब हम कुछ तूफानी करते हैं। हमने नीचे वाले पहाड़ी के विस्तार कैप्चर किए, अब ऊपर जाएँगे सर, ठीक है। अब उस टाइम पे गूगल मैप तो था नहीं सर, पता कर पाए कि पहाड़ कितनी ऊँचा है सर। ना ही कोई टोपोग्राफिकल सर्वे हुआ था सर, गेटिंग अपॉन। और प्लान तो इनका भाई साहब का ये था कि तिब्बत-विब्बत क्रॉस करके ऊपर चले जाएँगे प्लाटू के ऊपर सर। बोले कितना होगा सर, है ना? और वहाँ मार खा गए सर, बुलाते हैं पर जाने का नहीं सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि पहाड़ी विस्तार में रहने वाली प्रजा वो बेसिकली नेचुरली उनका पूरा बॉडी का ही बिल्डअप जेनेटिक्स से अलग होता है ना सर, ठीक है। आप ये शेरपाओ को देखिए सर, माउंट एवरेस्ट कितनी बार सर कर चुके हैं। इफ यू सी द शेरपास, आप ये माउंट एवरेस्ट जो सर करते हैं ना, कहते हैं कि मैं एवरेस्ट चढ़ गया। भैया तुमने नहीं चढ़ा, वो शेरपाओ ने चढ़ाया तुमको सर, ठीक है ना? अब हमें एवरेस्ट चढ़ा। ओह भाई! एवरेस्ट तो चढ़ा था तेंजिंग ने और हिलरी ने सर, ठीक है। वो अपने दम के ऊपर चढ़ के आए या 60s, 70s, 80s तक लोग करते थे। आज जो लोग एवरेस्ट चढ़ रहे हैं सर, है ना? वो तो शेरपाओ यार, एक बंदे के पीछे 8-8, 10-10 शेरपा लगे होते हैं, बेस कैंप बना के देते हैं, आपको खाना-पीना देते हैं, आपको ऑक्सीजन का बाटला चढ़ा के देते हैं, बोले जाओ, जाओ, है ना? तो पकड़ के खींच के लेके आते हैं सर, ठीक। फिर बोलते हैं मैं एवरेस्ट चढ़ के आया। अरे भाई एवरेस्ट तो तूफानी लोग तो वो थे सर, ठीक है। रास्ता भी नहीं जानते थे तो भी चढ़ के आ रहे थे सर, ठीक है। तो इनके साथ ये और वो नेचुरली उनका वो स्टडी किया था, ये माउंटेनियरिंग के अंदर जो जुड़े हुए लोग थे, उनकी फेफड़ों की स्टडी की गई थी सर। तो पता चला कि इनके फेफड़े जेनेटिकली ऐसे बिल्ट अप हो गए हैं बिकॉज़ ऑफ लिविंग इन द माउंटेन एरियाज़, तो दे कैन सर्वाइव इन लो ऑक्सीजन एज़ वेल सर, ठीक है। बट एज़ अ नॉर्मल पर्सन हू इज़ लिविंग इन द प्लेन एरिया और कोस्टल एरिया कैन नॉट सर्वाइव इन द लो ऑक्सीजन एरियाज़, है ना? हवा पतली हो जाती है और ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, तो फूल जाता है ना, मिश्रा जी वाली हालत हो जाएगी सर, मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर, ठीक। तो यहाँ पे भी यही हुआ सर, है ना? ये भाई साहब ऊपर तिब्बत की तरफ चले गए। सुल्तान ने मना किया था, बोले जितना कैप्चर किया उतना रखो, उससे ज़्यादा मत करिएगा सर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बट दिस गाय डिसाइडेड टू एंटर इनटू तिब्बतन रीजन सर। अब क्लाइमेट आपके फेवर में नहीं है, वहाँ के पहाड़ी लोग फेवर में नहीं है सर, है ना? नई-नई सेना आके देखे, तो बोले आने दो सर, है ना? तो करना कुछ नहीं था सर, एक पत्थर पकड़ना था, उसको रोल कर देना था पहाड़ों के ऊपर से, समझे ना? समझे? एक पत्थर को रोल कर दोगे तो भी 4-5 को नीचे गिरा देगा सर। दैट्स वेरी क्लियर कट, इसमें कुछ आप ऊपर होते हो, यू नो द माउंटेन, यू नो द ज्योग्राफी, यू नो द टेरेन, आप हर रोज़ नदी के पर्वत खेलते हो। पहाड़ियों में जो रहते हैं वो नदी के पर्वत हर रोज़ खेलते हैं, है ना? समझे? नीचे उतरते हैं, नदी में पानी लेके आते हैं, फिर वापस ऊपर घर पे आ जाते हैं, ठीक। बट इन लोग के पास तो एक्सपीरियंस नहीं था ना, ये दिल्ली में तो कहाँ यार बर्फ-वर्फ देखा होगा सर, किडिंग है ना? तो ये गए थे 10,000 लेके, आए वापस 1000 में सर, ठीक है ना? दे वेंट इंटू 10,000 बट ओनली 1000 केम अलाइव सर, है ना? वो भी हाथ-पैर टूटे हुए। सुल्तान ने कहा था कि भाई मना किया था आपको सर, है ना? तुमसे ना हो पाएगा, तो भी तुम जाने की कोशिश कर रहे थे, गेटिंग माय पॉइंट। आखिर में सुल्तान ने भी डिसाइड किया कि जो लोअर एरिया से जो कैप्चर हुए थे, वहाँ पे ही रहेंगे, वी विल नॉट गो अप सर, समझे आप लोग, ठीक है। वहाँ के लोगों को कहा कि आपको सालाना हमको ट्रिब्यूट देनी पड़ेगी। ट्रिब्यूट का मतलब है कि यू आर सपोज्ड टू पे अप एनुअल रेवेन्यू टू द किंग एंड यू कैन लिव ऑन योर ओन प्रोवाइडेड आपको मेरी सुज़ेरिटी को स्वीकारना पड़ेगा सर, ठीक है। मतलब ये है कराची एक्सपीडिशन वाज आल्सो फेलियर क्योंकि द किंग वाज नॉट एबल टू कंसोल डायरेक्टली, पॉलिटिकल तो कभी नहीं कर पाया सर, ठीक है। अब इन सब का गुस्सा फिर उसने नगरकोट के ऊपर उतारा। नगरकोट बेसिकली हिंदू किंग का विस्तार था, कांगड़ा करके जो स्टेट हुआ करता था, वहाँ पे अटैक किया, वहाँ से मंदिर-वंदिर लूट के आया, पर उसको भी एनेक्स नहीं कर पाया। तो ही रियलाइज्ड द लिमिटेशन ऑफ गोइंग इनटू माउंटेन एरियाज़। तो एम्पायर बिल्डिंग में इसकी पॉलिसीज़ में भी डायरेक्ट एनेक्सेशन आपको हर जगह के ऊपर नहीं दिखेगा। इन सम एरियाज़ ही केप्ट ऑटोनॉमी, ही गेव द पावर टू द लोकल पीपल, केम बैक रिसीविंग सम काइंड ऑफ ट्रिब्यूट और मॉनेटरी वी कैन से कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये महाशय के 4 एक्सपीडिशंस ऐसे हुए या 2 एक्सपीडिशंस कंटीन्यूअसली 1-1 साल के अंतर में आपको मिलेंगे, खुरासान और दूसरा कुराचिल एक्सपीडिशन। दोनों में भाई साहब को लोचा हो गया सर। अब भाई साहब बैठा हुआ है, बोले क्या करें यार, 4 साल पहले टोकन करेंसी लेके आया, फेल हो गया सर। इसके पहले मैंने दिल्ली से दौलताबाद किया, फेल हो गया। तो वहाँ खुरासान जाना था, तो वहाँ तो मेरे पार्टनर्स ने हमको धोखा दे दिया। ये गोवा वाला प्लान हो गया था सर, है ना? तो एक्चुअली द खुरासान एक्सपीडिशन वाज़ सिमिलर टू द गोवा एक्सपीडिशन सर, है ना? आपको पता है ना कि आप जब गोवा जाने का प्लान बनाते हो, वो होता नहीं है सर कभी। यू नो दिस ना सर, समझे? गोवा जाएँगे, गोवा जाएँगे, गोवा जाएँगे, 3-4 लोगों के साथ गठबंधन करते हैं, बोले भाई तू आ रहा है? हाँ भाई तू आ रहा है सर, ठीक है। एंड टाइम पे सबने सड़क लिया, फ़ोन उठाना बंद हो गया, यार मेरे तो घर में यार ये प्रॉब्लम हो गई, पापा मना कर रहे हैं, ठीक है। यार मेरा जॉब आ गया है सर, ठीक है, समझे ना? सो दिस हैपेंस ना सर आपके साथ। तो आखिर में आप अकेले ही बचोगे सर, अकेले तो जाओगे नहीं गोवा सर, पागल हो गए हो कि अकेले गोवा जाओगे सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो कुमाऊँ ये खुरासान एक्सपीडिशन इज़ सिमिलर टू गोवा एक्सपीडिशन। और वो गोवा आपका फेलियर रहा, इसके लिए आपने डिसाइड किया कि अब मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं कहीं और चला जाऊँगा, मैं कसौल चला जाऊँगा सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो फिर देन आपने गोवा एक्सपीडिशन ड्रॉप किया, फिर आप कसौल अकेले चले गए। अब कसौल ऊपर की साइड में गए, फिर वहाँ मार पड़ी तो मुँह उठा के वापस आए सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये कहानी रहती है ना सर, एवरीवेयर दिस विल हैपन सर, खैर तो यू विल फाइंड कि ये 2 एक्सपीडिशन भाई साहब ने किए। गोवा गोवा कहाँ, कुमाऊँ एक्सपीडिशन एंड द खुरासान एक्सपीडिशन। उसमें खुरासान तो हुआ ही नहीं था, कुमाऊँ में हुआ तो वहाँ मार पड़ गई। थोड़े बहुत पैसे लूट-पाट करके मंदिर-वंदिर तोड़ के वापस आ गया सर, ठीक है। अब सवाल ये था कि अब करना क्या है सर? 4-5 साल से भाई एक से एक तूफ़ानी काम कर रहे हैं। तूफ़ानी काम का मतलब ये है कि पकड़ के जब से पावर के ऊपर है ना, तब से इसका कुछ ना कुछ चालू है सर। अब इन सब ये जो बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, इसमें क्या आर्थिक रूप से आप पकड़ने की कोशिश करोगे, ट्रेज़री को फटका पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर? तो मोहम्मद बिन तुगलक का फाइनेंस मिनिस्टर उसके पास आया, बोले सुल्तान बाकी सब तो बराबर है, पर पैसा-वैसा कम हो गया। बोले क्या बात कर रहे हो? कितना कम हुआ है? बोला देखो तिजोरी खाली हो गई है। बोले दिखाओ सर, देखने गया, बोले रॉयल ट्रेज़री की क्या हालत है? बोले हाँ यार, ये सिक्के कैसे कम हो गए? बोले सर आपने वो एक्सचेंज करके दिए थे ना, टंका और जीतल को, तो सब जीतल अपने पास आया, टंका तो लोग लेके चले गए। बोले पूरा ये टंका देने के चक्कर में अपना टंका खाली हो गया सर, ठीक है ना? तो टंकी हुआ करती थी जिसमें पैसे स्टोर किया करते थे ट्रेज़री, वो तो खाली हो गया ना सुल्तान का सर। अब सुल्तान देख रहा है क्या करना चाहिए सर, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में आया था फमाइन, फमाइन का मतलब बेसिकली अकाल की परिस्थिति थी सर। अब अकाल की परिस्थिति है, खाने-पीने के वादे हैं, सुल्तान बोल रहे हैं कि ट्रेज़री को रिप्लेनिश करना है। रिप्लेनिशमेंट ऑफ ट्रेज़री का मतलब है कि जो पैसा बर्बाद हो गया है, उसको फिर से रिफिल करना है सर, ठीक है। अब ऐसा तो था नहीं कि खुद से सिक्के पब्लिश करके उसके अंदर खजाने में डाल दो तो पैसा हो जाएगा, वो तो भाई साहब ने एक बार करने की कोशिश की थी एंड व्हाट हैपेंड सर, है ना? तो देन ही डिसाइडेड कि नॉर्थ इंडिया के अंदर से जो फर्टाइल एरिया है, दोआब रीजन है, वहाँ से टैक्सेशन मैं बढ़ा देता हूँ
और टैक्सेशन बढ़ाने के बाद देन आई कैन टेक अप द रेवेन्यू, और रेवेन्यू को बेसिकली निकालने के बाद मैं वहां से पैसे रिकवर कर दूंगा सर, ठीक है ना। तो ये 1225 है सर, 1225 से 1325 है सर, है ना। तो ये 1 2 3 2 5 नहीं है सर, है ना, ये तो हो जाता है टाइपिंग एरर कभी-कभी सर, ठीक है। सो यू फाइंड 1325 से लेके 1350 51 तक का आपको पीरियड मेनली दिखेगा। खैर अब लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, अब आप समझदार हो, आपको समझ में आ जाता है, टाइपिंग एरर हो जाता है सर। खैर लेट मी कम बैक, ओके। अब देखिए हाँ, कहानी क्या है सर, महाशय ने 3-4 एक्सपेरिमेंट किए बड़े-बड़े, सब में मार पड़ी है सर, इसमें भी उसको जितना चाहिए उतना रिटर्न मिला नहीं सर, ठीक। अब फाइनली इन सब कंडीशन में जब ये सब के सब हो गए और यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया, तो फिर उसको रिकवर करने के लिए गुस्सा निकाल दिया, और वही गुस्से को कहते हैं टैक्सेशन ऑफ दो आप सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो काफ़ी बार आपको ऐसा दिखेगा सर, है ना, कि आप सोच रहे होते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, फिर आपने सोचा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, आखिर में आपने सोचा कि मैं कुछ नहीं अपने गाँव का सरपंच बन जाऊंगा या शहर का महापौर बन जाऊंगा, नगर सेवक बन जाऊंगा, कुछ भी बन जाऊंगा, वो भी नहीं बन पाए। तो व्हाट हैपेंस कि आप जो सोसाइटी में रहते हो उसके चेयरमैन बनने का प्लान करते हो सर, है ना। और वो बनने के बाद ऐसा चल भी निकालोगे वॉचमैन के ऊपर, फिर आपकी सोसाइटी में जो प्यून होता है, कभी-कभी बड़ी सोसाइटी होती है तो उसमें चपरासी वपरासी रखा होता है ना। सोसाइटी के अंदर जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनके ऊपर चल भी निकाला है, इधर नहीं खेलने का, क्रिकेट नहीं खेलने का इधर, है ना, वहाँ कांच फूट जाता है गाड़ी का, पेनल्टी लगवा देंगे, है ना, समझे नहीं। पर फिर होता क्या है सर, है ना, आपका सपना था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा सर, है ना, सब सिस्टम को हाथ में चलाऊंगा, ये वो तो नहीं बन पाए, समझे नहीं समझे। घर पे चलती नहीं है आपकी चलाना, तो कहीं और तो गुस्सा निकालोगे ना आप सर, ठीक है। तो गुस्सा कहाँ पे निकलेगा सर, है ना, तो फिर गुस्सा निकलता है सबसे अबला सेक्शन के ऊपर। अबला मतलब जिसके पास बल नहीं होता है, अबला का मतलब जिसके पास अबल, अबल मतलब जिसके पास बल नहीं है, ताकत नहीं है सर, वैसे ही लोगों के ऊपर अपना गुस्सा निकालोगे। आप कोई तगड़े व्यक्ति के ऊपर तो अपना गुस्सा निकाल नहीं पाओगे सर, है ना। तो यू विल फाइंड कि कमजोर जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनके ऊपर आप अटैक करोगे। तो यहाँ पे भी ये महाशय ने देखा, बोले मैं सेंट्रल एशिया नहीं जा पाया, इधर नहीं जा पाया, उधर नहीं जा पाया सर, ठीक है। अब क्या हो सकता है सर, व्हाट विल हैपन सर, गेटिंग इसी पीरियड में वो टैक्सेशन ऑफ दोआब करता है, और दोआब में वहाँ पे ऑलरेडी फमाइन की कंडीशन है, वहाँ पे टैक्सेस लागू कर दिए, किसानों ने विद्रोह कर दिया, बोले जो उखाड़ना उखाड़ दे, तुमको भी नहीं देंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो होता ये है कि ये महाशय ये बाकी सारे एक्सपेरिमेंट से रिकवर करने का मतलब है कि इसको जो खर्चा पानी हुआ था, उसको जो नुकसान हुआ था, वो सब वापस लेने के लिए यू विल फाइंड कि प्लान करता है कि मैं वापस आऊंगा सर, है ना, लेगा सर। और इसी बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड कि उसने टैक्सेशन ऑफ दोआब कर दिया सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब ये टैक्सेशन ऑफ दोआब क्या था और इसकी पूरी कहानी किसके साथ जुड़ी हुई है, थोड़ी बहुत इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं सर, ठीक है। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट सर, है ना, ये क्यों किया गया था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। तो टैक्सेशन ऑफ दोआब वाज द फिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो बरानी अपनी किताब तारीख फिरोजशाही में लिखता है सर, ठीक है। और उसके पीछे का कारण बरानी तो नहीं, पर बाकी सारे हिस्टोरियंस उसके ऊपर लिखते हैं कि भाई साहब ने जो 4 पहले के एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, टोकन करेंसी, खुरासन, कुराची जैसी जगह के ऊपर मार खा के वापस आना, तो स्टेट रेवेन्यू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था सर। और स्टेट की रेवेन्यू को नुकसान हुआ था, ट्रेजरी खाली हो गई थी, सुल्तान ढूंढ रहा था कि कुछ किया जा सकता है तूफानी सर, है ना। तो ऐसे एरियाज जहां ऑलरेडी रिच एरियाज है, फर्टाइल एरियाज है, उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिया जाना चाहिए सर, ठीक है। प्लान तो ये किया गया था कि जितने भी इक्तेदार है, इक्तेदार का मतलब है कि जिसको लैंड रेवेन्यू मिली है सर, ठीक है, उनके यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम, आपके खर्चे और आपकी जो आय है उसको पूरी तरह से एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, हम लोग देखेंगे कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, और एक यूनिफॉर्म लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को लागू करेंगे ऑल दिस एरियाज जहाँ पे दोआब के अंदर फर्टिलिटी है तो पैसा कमा सकता है सर, एंड इसी बेसिस के ऊपर से उसने यहाँ पे दोआब के ऊपर टैक्सेशन किया। ये महाशय थे, दोआब के ऊपर टैक्सेशन इंपोज करवा देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फमाइन आया हुआ है, अकाल की परिस्थिति है सर, और बिकॉज यहाँ पे फमाइन आया हुआ है, अकाल की परिस्थिति है, किसान ऑलरेडी नाराज थे। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि दोआब से उसने सेना खड़ी की थी जब खुरासन के ऊपर एक्सपीडिशन का प्लान किया था। तो यहाँ बहुत सारे हिंदू लैंडलॉर्ड्स है, राजपूत जमींदार है सर, है ना, वो लोग भी बैठे हुए थे और वो देख रहे हैं कि हमारा पहले साइनो सेप्टेक की तरह यूज किया गया सुल्तान की तरह। मतलब क्या है कि सुल्तान को जब जरूरत थी 2 साल पहले तो उसने सेना के अंदर हमको बुलवाया और फिर हमको छोड़ दिया, बोला जाओ भागो यहाँ से सर, खत्म हो गई है सर, करीब। तो सिचुएशन ऐसी है कि ये वहां पे समझ नहीं पा रहा था कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द दोआब रीजन। दोआब वाज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस पीरियड। दोआब के अंदर ऑलरेडी इनफैक्ट लोगों की डिसेंट थी। डिसेंट किसकी थी? क्योंकि यहाँ के जो जमींदार से और यहाँ के जो हिंदू राजपूत किंग्स हुआ करते थे, जिनका उपयोग करके इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन के लिए पूरा एक्सपीडिशन प्लान किया था, वो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे। उनको तो 2 धारी तलवार के ऊपर मार पड़ी। तो पहले खुरासन के लिए सेना के अंदर जोड़ा गया कंपलसरी, वहां से वापस आए तो बेकार छोड़ दिया गया, बोला तर छोड़ दिया गया सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। और उसके बाद आप टैक्स लगा रहे हो हमारे ऊपर। यू इमेजिन दिस कंडीशन सर, आप उन्हीं लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहे हो जो कल तक आपकी सेना में थे। आप उन्हीं के ऊपर टैक्स लगा रहे हो जो जिनको आपने तर छोड़ दिया बीच में, आधे रास्ते, है ना, रास्ता हाथ छोड़ के चले गए सर, ठीक है ना। वही था ना कि वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी सर, अलविदा कह गए देखते देखते। तो वही कंडीशन हो गई है ना सर यहाँ। तो कल तक तो कह रहे थे कि भाई ना हम कभी बिछड़ेंगे सर, ठीक है, अलविदा कह गए सर। यही होता है सर जीवन में सर, हाँ समझे। बड़ी बड़ी बात और बड़ा पोख खाते सर, एक एज फैक्टर आता है ना सर। एज फैक्टर में ऐसा बहुत होता है कि वो तो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी सर, ठीक है, अलविदा भी नहीं कहेंगे लोग सर, समझे आप लोग, है ना। नंबर भी ब्लॉक हो जाएगा, फोन उठाना, अलविदा कहने का भी टाइम नहीं मिलेगा, गेटिंग आप समझे। तो आपको लगेगा कि यार मतलब ये क्या है मेरे साथ। वो मीम एक्चुअली सबने फेस किया होगा, काफी लोगों ने फेस किया होगा, सबने तो नहीं किया होगा, अनुभव सबका होगा सर, ठीक है ना। नंबर वंबर सब ब्लॉक है एकदम, अचानक बोले फोन ही नहीं लगता है सर, ठीक है, हेलो फटाक से काट देता है सर। तो दिस हैपेंस सर, है ना। तो सुल्तान के साथ ये हुआ। तो सुल्तान के जो शागिर्द थे, मतलब उसके साथ काम करने वाले जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो किंग्स हुआ करते हैं, जिन्होंने खुरासान के लिए उसकी सेना खड़ी की थी, उन्हीं के ऊपर सुल्तान एक्सपेरिमेंट करवा रहा है सर। किसानों की तो हालत खराब है, द फार्मर्स आर नॉट हैप्पी सर, फमाइन की कंडीशन है, द पीजेंट्स आर नॉट हैप्पी, और उनके ऊपर आप टैक्सेस इंपोज करवा रहे हो सर, है ना, समझे। तो एक ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है जहां पे राजा ने डिसाइड किया कि मैं टैक्सेस बढ़ाऊंगा सर, समझे। अब आप समझने की कोशिश करिए कि इस समय के दौरान ये महाशय ने टैक्सेस कैसे बढ़ाया सर, ठीक है। ये कहता है कि ओरिजिनली जितने भी इनफैक्ट टैक्सेस थे उसका 50% मैं बढ़ा दूंगा, या 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा सर, गेटिंग ओवर। यहाँ पे उसने ये भी ध्यान रखा कि रेट ऑफ टैक्सेशन तो मैं बढ़ाऊंगा ही, साथों साथ एडिशनल जो टैक्सेस है वो भी इंपोज करवाऊंगा सर, गेटिंग ओवर। सो आई विल बी इंक्रीजिंग द टैक्सेशन, आई विल आल्सो मेक श्योर दैट द एडिशनल सेस विल बी इंपोज्ड। द रीजन इज गोइंग थ्रू फमाइन, वहां पे प्लेग आया था उस टाइम पे, फिर बीमारी फैल गई थी सर, है ना। और वहां पे आप ये कार्य कर रहे हो सर, हाउ कम दिस इज पॉसिबल सर। ये सेस में आपके घराई और चराई हुआ करते थे, घराई चराई अगर आपको पता होगा, दैट वाज द सेस जो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था सर, गेटिंग ओवर, है ना। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहां ये महाशय सब कुछ बदल रहे हैं सर, गेटिंग ओवर। और इसके लिए काफी सारे हिस्टोरियंस खास करके बरानी लिखता है कि राजा ने 10 to 20% तक की, या 10 to 20 टाइम्स इंक्रीज किया था, 10 टाइम्स का इंक्रीज किया था, इनटू 10x किया था या 20x किया होगा फ्रॉम द ओरिजिनल लैंड रेवेन्यू रेट सर, है ना। तो बरानी ने अपनी किताब में लिखा है कि भाई इतना हुआ सर, गेटिंग ओवर।
और इसके कारण वहाँ पे हार्डशिप बहुत फेस हुई, रैयत जो किसान थे उनकी कमर टूट जाती है और इसके कारण पीसेंट रिबेलियन हुआ सर, गिरिंग। तो इसकी टैक्सेशन ऑफ दोआब की जो नीति थी, ये टैक्सेशन ऑफ दोआब के कारण वी कम टू नो कि फिर पीसेंट रिबेलियन की तरफ पूरा का पूरा विस्तार चला गया। और ये पीसेंट रिबेलियन आप पकड़ने की कोशिश करोगे इमीडिएटली जब से उसने टैक्सेस लागू किए तभी चालू हो गया, क्योंकि किसान ऑलरेडी नाराज है, जो ब्रिटिश काल में भी ये हुआ था सर, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में भी दिस थिंग हैपेंड सर, है ना। अब आपके यहाँ पे डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, ग्रेन्स की सप्लाई बहुत कम है, आपके यहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, ऑब्वियस है टैक्सेस अगर बढ़ेंगे तो प्राइसेस बढ़ेगी कमोडिटी की, सिंपल चीज़ है ना सर। आज पेट्रोल के टैक्सेस, पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए थे तो पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा थी, पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा थी तो बाकी सारी आपकी एंड कमोडिटीज देखिए जो दुकानों में मिल रही है उसकी भी प्राइसेस बढ़ गई, 1-2 रुपए मिली कि नहीं मिली सर, ठीक है ना। दिस हैपेंस एवरीवेयर ना सर, ठीक है। ये तो पूरी साइकिल ऑफ इकोनॉमी है, सर्कुलर इकोनॉमी है सर, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, राजा ने ऊपर टैक्स बढ़ाया तो नीचे ग्राउंड के ऊपर टैक्सेस बाकी सारे बढ़ेंगे ही सर, बाकी सारी कमोडिटीज के ऊपर। अब सवाल ये था कि ये खाने की प्रोडक्ट्स थी, फूड प्रोडक्ट्स थी, है ना, जिससे आप सर्वाइव कर रहे हो, बारिश नहीं आएगी, आप हाई टैक्सेस ले रहे हो, फमाइन बढ़ गया सर, है ना। ऑलरेडी फमाइन की सिचुएशन है, प्लेग है, आप यहाँ पे टैक्सेस बढ़ाने की प्लान कर रहे हो और ऐसे रीजन के ऊपर जो आपके साथ थ्रू आउट अपने वफादार रहा था सर, ठीक है। तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई, तो बरानी लिखता है अपनी किताब में तारीख फिरोज शाही में कि विद्रोह हो सर। विद्रोह तो हुआ, लोगों ने अपने अनाज भंडार को आग लगा दी, बोले हम चलते हैं सर, हमको काम ही नहीं करना है सर, ठीक है, कहीं और कुछ कर देंगे पर यहाँ नहीं रहेंगे सर, गिरिंग। अब सुल्तान सुल्तान था सर, बोलता है कि हमारी ये तौहीन कर रहे हो, हमारे राज्य को छोड़ के जा रहे हो सर, गिरिंग। तो बोले वी विल नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तुगलक डायनेस्टी का भविष्य अब तो यहाँ पे खतरे में आ गया है, क्योंकि आप हमारा नहीं मानोगे तो किसका मानोगे सर, ठीक है। तो अपने ऑफिशियल्स को ऑर्डर दिया जाता है, लोकल ऑफिशियल्स को पकड़ो और सबको खेतों में वहाँ पे ट्रांसफर करो सर। तो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आप देखिए, ये भाई साहब उस टाइम पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल वांटेड टू लीव एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द हार्श मेजर्स। ये बरानी लिखता है, खैर बरानी कितना उचित लिखता है उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे, इनफैक्ट मेहता साहब ने और फिर वुडली या वुजली हेग जैसे और भी हिस्टोरियंस हैं जो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अपने ओपिनियंस दिए, उनका मानना है कि इसमें कुछ-कुछ एग्जैजरेशन भी था। खैर, तो सवाल ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ही हार्श मेजर्स इंपोज किए। पहला तो टैक्सेस बढ़वाए, टैक्सेस में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जगह उसने सेस बढ़वा दिए, कंपल्सरी वहाँ पे सिचुएशन खराब करवा दी, रिबेलियंस हुए तो उसको दबाने की कोशिश की। लोग एग्रीकल्चर को छोड़ना चाहते थे तो कंपल्सरी सबको कहा कि नहीं एग्रीकल्चर तो करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट लीव योर लैंड, है ना, समझे नहीं समझे। फार्मर्स वो चाहिए कि सुल्तान कुछ और काम कर देंगे, है ना, अरे मजदूरी कर देंगे पर खेती नहीं करेंगे, ऐसी कंडीशन थी सर, बरानी लिखता है। सुल्तान कहता है कान पट्टी के ऊपर बंदूक रख दो, खेती कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर, ठीक है। आज की तारीख में अगर मैं यहाँ पे कान पट्टी के ऊपर बंदूक रख दे, प्रतिज्ञा पढ़ाना ही पड़ेगा। मैंने बोला सर नहीं पढ़ाना सर, है ना, आई एम सैचुरेटेड नाउ सर, आई डोंट वांट टू टीच, नहीं पढ़ाना ही पड़ेगा और मारेंगे तुमको सर, ठीक है। तो दिस हैपेंस ना सर, अब फिर सोचना ही होगा ना सर, तो क्या मैं अपनी 100% एफिशिएंसी से पढ़ा पाऊंगा? मुझे कान पट्टी के ऊपर मुझे कुछ और करना है सर, ठीक है। बोला गया नहीं पढ़ाना ही है आपको सर। मैंने बोला सर व्हाट इज द पॉइंट है ना सर, व्हाई यू आर फोर्सिंग मी। जब इंटरेस्ट ही नहीं रहा है तो आदमी की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है ना सर। आप एक चीज को समझिए कि जब व्यक्ति का खुद का इंटरेस्ट होता है ना तो एफिशिएंसी बढ़ती है। आप सिविल सर्विसेज के अंदर अगर विजन रखोगे ना, आई साइड नहीं बता रहा हूं मैं, आई साइड इज अ वेरी आई वुड से इमीडिएट टर्म। विजन होता है ना तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, मुझे क्यों जाना है सर्विसेज में, समझे। पर आप अभी तक वही आई साइड वाले चक्कर में होंगे कि आज मुझे 2 चैप्टर खत्म करना है और 4.5 जीबी का डेटा डाउनलोड करना है टेलीग्राम ग्रुप से सर, ठीक है। तो फिर बंटाधार हो गया सर, समझे आप लोग, ठीक है। आप इमीडिएट आई साइट के चक्कर में बैठे हो तो फिर हो गया, दिख रहा है तो डाउनलोड करते नहीं। आप विजन के दृष्टिकोण से उसको डाउनलोड करिए सर, है ना। आपकी दिलदृष्टि होनी चाहिए, आपका दिलदृष्टि ये होना चाहिए कि अच्छा ये इसके सापेक्ष में मुझे डाउनलोड करना है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो न्यूज़पेपर सब कुछ उसी के बेसिस के ऊपर आपको आइडिया रहना चाहिए, खैर, है ना। तो आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था सुबह-सुबह, ये बायो बबल का कंसेप्ट आया है सर, ठीक है। और बोला है बायो बबल को लेके फटीग हो रहा है सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो नेपाल के आर्मी चीफ भारत में आए हैं, हमने उनको इक्विवेलेंट स्टेटस दिया है, वो तो गदगदित हो गए सर, ठीक है। फिर गुजरात में डेप्यूटी कलेक्टर को पकड़ा गया फॉर हरासिंग अ वुमन सर, है ना। तो पीपल सिटिंग इन पावर और एक्चुअली ये तो अहमदाबाद एडिशन पढ़ रहा था मैं सर, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं, खैर चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो बहुत सारी कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी। अब सवाल ये है कि यहाँ पे एग्रेरियन नाम के ऊपर या टैक्सेशन इन दोबाव करने की कोशिश की इसने। उसको एक चीज समझ में आई कि मैं किसी को कोर्स नहीं कर सकता। कोर्स का मतलब है कि मैं किसी को फोर्सफुली उगाने के लिए या खेती करवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता सर, ठीक है। जब पहले भाई साहब ने टैक्सेशन किया और टैक्सेशन का पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो जैसे खुरासन में उसको एक्सपीडिशन के अंदर में इन बिटवीन उसको रियलाइजेशन हुआ, अरे भाई साहब गलती हो गई सर, ठीक है। तो उसके बाद ये बंदा अपनी हैप्पी रियलाइजेशन की प्रक्रिया में आता है और डिसाइड करता है कि चलिए काम करता है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करता है सर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की शुरुआत करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनिशियली टैक्सेस बढ़ाए, प्रॉब्लम क्रिएट किया, कोर्सन करने की कोशिश की, सबको परेशान कर दिया और जब विद्रोह हुआ फिर अकल ठिकाने आई, अरे भाई तुम पहले कर देते तो ज्यादा ठीक रहता ना सर, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को आपको देखना है फ्रॉम द खिलजी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द फिरोज नहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गयासुद्दीन बिन तुगलक, है ना। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी, एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर चेंजेस आने की शुरुआत हुई। गयासुद्दीन बिन तुगलक ने कुछ सिस्टम को रिवर्स किया था, हमने कल के क्लास के अंदर पढ़ा था सर। और मोहम्मद बिन तुगलक इसके अंदर बदलाव करेगा सर। अब देखिए प्रॉब्लम क्या था। ही रियलाइज व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद एग्रीकल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द फंडामेंटल प्रॉब्लम वाज दैट यू कैन नॉट कोर्स, आप किसी को फोर्सफुली नहीं करवा सकते सर, पहली बात तो ये था। दूसरा वो ये देख रहा है कि गयासुद्दीन बिन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को रिवर्ट कर दिया था, याद आया सर, ठीक है। ही रिवर्टेड बैक द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स दैट वाज स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो उसको ये भी चैलेंज था कि यार इसको मुझे फिर से अभी आगे लेके जाना है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। एंड साथों साथ जो लोग हैं वो लोगों को अपने फेवर में भी करना है। तो इसके कारण वो 3-4 पॉइंट्स के रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेगा सर, समझे। पहला पॉइंट ये था कि उसने एग्रीकल्चर को लेके अभी तक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए थे कोई राजा के द्वारा, ना अलाउद्दीन ने बनाए, ना ही आपका गयासुद्दीन बनाता है। उसने एक स्पेशल डिपार्टमेंट क्रिएट किया जो खेती को लेके कार्य करेगा सर, है ना। नाम था दीवाने कोही। सो द वेरी फर्स्ट वर्क ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वाज स्टार्टेड बाय हिम। अब आजकल आप देखिए आपको मैक्रो क्वेश्चंस आते हैं कि हाईलाइट द एक्शंस टेकन बाय द दिल्ली सुल्तान्स विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन मिडिवल इंडिया। तो उसमें फिर आपको अलग से एग्रीकल्चर के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको हर एक सुल्तान के एग्रीकल्चर का पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा अल्तुतमिश ने कुछ किया था, नहीं किया था, वो तो इक्ता सिस्टम में था, इक्ता उस टाइम पे रेवेन्यू और उसी में ये लोग पड़े थे, रिफॉर्म्स दूर की बात है सर। रजिया कर पाई थी नहीं, बलबन कर पाया था नहीं, उतना कुछ नहीं कर पाया सर, ठीक है। खिलजी से शुरू हुआ गयासुद्दीन मोहम्मद और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक कैनाल इरिगेशन की शुरुआत करवा देता है। तो 5 बड़े-बड़े कैनाल्स बना रहे थे सर, है ना, यू नो दिस ना। तो यू विल फाइंड कि ये फिर आपको पूरा आइडिया रहना चाहिए लीनियरिटी में। तो मैं अलग से नहीं करवाऊंगा, प्लीज मार्क माय वर्ड्स। आप में से काफी बच्चे सोचेंगे कि सर कुछ टॉपिक और स्पेसिफिक क्यों नहीं करवाओगे, तो वो आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि हम के इंडिविजुअल सुल्तान सब कुछ देख रहे हैं।
समझे? क्योंकि आपके साथ अभी आदत क्या हो गई है, ज़्यादातर बच्चों के साथ मैं देखा है, बोले सर ये टॉपिक तो करवाया नहीं, अरे भाई एक्सट्रैक्शन होता है सर, ठीक है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, आउट ऑफ सिलेबस ही सब कुछ आएगा। यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग फॉर उसमें से एक्सट्रैक्ट करके ही आएगा। वर्बेटिम आएंगे, चलो 40-50% क्वेश्चंस वर्बेटिम रहेंगे, जो स्पेसिफिक टॉपिक जो हम कर रहे हैं, कुछ-कुछ में एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। और वो नहीं कर पाए तो फिर यूपीएससी आपके बस की बात नहीं है सर, ठीक है ना? तो यू शुड डू समथिंग एल्स, ओके। मैं तो बहुत क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज और अल्टीमेटली अपने टाइम को फिर यहाँ पे मत लगाइए सर, है ना? तो आप कुछ और करिए जीवन में, जहाँ आपको स्पून फीडिंग मिल जाए सर, है ना? चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। ना अच्छा है ना सर, ठीक है। आपको फिर आपका माइंडसेट वैसा होगा, उसी तरह से करो सर। क्योंकि बच्चे मतलब वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री एक्सपेक्ट करते हैं, वो एग्जैक्टली बोले ये लाइन ये लाइन ये लाइन ऐसा 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 सर, ठीक नहीं होता है सर, नहीं होता है। आप कोई भी टॉपर को भी देख लीजिए सर, ठीक है, वो बोलता है कि भाई मैंने यहाँ से ये पढ़ा, पढ़ने के बाद अपने हिसाब से उसको एनालिसिस करके अपने हिसाब से ढाला सर, है ना? दे रिफ्रेम्ड इट, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग है। वही समराइज्ड वे आपको हेल्प करता है इन द आंसर राइटिंग प्रोसेस एज़ वेल। खैर चलिए सर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, व्हाट हैपेंस सर, है ना? इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्रिएट किया। इंटेंशन क्या था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करने का? कि बैरन लैंड को कल्टीवेशन में लाना सर, है ना? अब ये बैरन लैंड को कल्टीवेशन के लाने का कांसेप्ट जो है, ये गयासुद्दीन बिन तुगलक से थोड़ा बहुत शुरू हुआ था सर, ठीक है? और फिर फिरोज शाह तुगलक तक आ जाए तो बहुत बढ़ जाएगा सर, ठीक है? बैरन लैंड को कल्टीवेशन में तभी लाया जा सकता है, आप पकड़ने की कोशिश करिए, जब वहाँ पे लोगों को सेटल करवाया जाएगा। व्हाई पीपल विल गो एंड सेटल टू सम अननोन एरिया और फॉरेस्ट एरिया? व्हाई पीपल विल गो एंड सेटल ओवर देयर, है ना? आज आप सारी भाषा में आप पकड़ने की कोशिश करिए। मैं अनिकेत को कहता हूँ कि अनिकेत एक काम करो, आप जाके सोमालिया चले जाओ। बोले मास्टर पागल कुत्ते ने काटा है क्या सर? है ना? मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, है ना? हाँ, अपने पास मस्त गाड़ी है, रिंग रोड के ऊपर चक्कर मारने चलते हैं सर। मन किया पराठे खा के चले जाता। आप कहाँ भेज रहे हो? मैंने कहा कि मैं तुमको वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का एडवाइजर बना देता हूँ। तो बोले और? बोले तुम फाइनेंस मिनिस्टर भी बनोगे और भी तुमको और भी चीज़ें मिलेगी, धीरे-धीरे बताते रहेंगे। घर-बार, नौकर-चाकर सब कुछ मिल जाएगा। अनिकेत सोचेगा कि यार चलिए ठीक है ना, इट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी और पेमेंट यूएस डॉलर में होगा सर, ठीक है। और आप खाता दीजिएगा स्विस बैंक का या पनामा-वनामा जहाँ राउट करना है करवा देंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। फिर अनिकेत के जीप लप पाएगी, अपॉर्च्युनिटी बढ़िया है सर, ठीक है। टैक्स लगेगा नहीं, पनामा के थ्रू तो राउट हो जाएगा सर, है ना? तो देन यू विल फाइंड कि ऑटोमेटिकली उसको मन करेगा कि कुत्तोफानी करते हैं, समझे आप लोग, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पे है, किसानों को नए एरिया में सेटल करवाना सर, समझे आप लोग, ठीक है। वो क्यों किया जाता है सर? उसके पीछे की कारण क्या थे? मतलब मैं दीवाने कोही के ऊपर आता हूँ, ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इसके साथ लिंक अप थे कि नहीं थे? ये दीवाने कोही रेबेलियंस के साथ लिंक अप थे, इसके ऊपर भी आता हूँ। बरानी क्या लिखता है और बाकी सारे ऑथर्स क्या लिखते हैं, आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। पहले एक पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि क्या किया सर। रेबेलियंस हुए, ये रेबेलियंस होने के कारण दीवाने कोही को क्रिएट किया गया। ये ज़्यादातर ऑथर्स मानते हैं और उसको स्वीकारते भी हैं सर, ठीक है। दीवाने कोही बना, दीवाने कोही का टारगेट ये था कि बैरन लैंड्स को कल्टीवेशन के अंदर लेके आना है। ऐसी ज़मीन जो बंजर है सर, इसको कल्टीवेशन में लेके आना है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल टिल द टाइम फार्मर्स आर रेडी टू गो एंड सेटल ओवर देयर। अगर कोई किसान चला भी जाता है तो कहेगा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा था तो आपने ले लिया। तो खिलजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कल्टीवेशन को एक्सटेंड करवाने के लिए आपको एग्रीकल्चर लोन दे देता हूँ। टक्का भी दे दूँगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। आपको सीड्स चाहिए, बाकी सारे कुएँ-वुएँ बनवाने हैं, इरिगेशन छोटा-मोटा करवाना है, मैं आपको करवा के देता हूँ सर, समझे। एंड आई एम रेडी टू एक्चुअली डू एनीथिंग फॉर यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका वेलफेयर हो सर। तो उसने स्पेशल ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, उसने कहा कि एक फार्मिंग का एक पूरा मॉडल तैयार करिए सर, है ना? और ये मॉडल को आप किसानों को दिखाइए कि कैसे खेती हो सकती है सर। सो टू ब्रिंग मोर लैंड इंटू कल्टीवेशन, बैरिंग लैंड इंटू कल्टीवेशन, बैरन लैंड इंटू कल्टीवेशन, बंजर जमीन को खेती के लायक बनाना और किसानों को दिखाने के लिए पहले तो एक मॉडल फार्म क्रिएट किया गया। प्रोटोटाइप कहते हैं ना उसको, मॉडल कहते हैं उसको सर, नाम ही मॉडल फार्म। 60 स्क्वायर माइल्स का, 60 बाय 60 इतनी बड़े विस्तार में पूरी खेती की प्रोजेक्ट लॉन्च की गई। और वहाँ पे उसने करीबन 70 लाख टंका, 70 लाख टंकास वर स्पेंट वहाँ पे क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन कैसे किया जा सकता है, एग्रीकल्चर को कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है, किसानों को दिखाया गया। अब सुल्तान का ये था कि सुल्तान ने एक नोबल को अपॉइंट किया था मिनिस्टर को, बोले तुम दीवाने कोही के चीफ हो सर, समझे। एंड बीइंग द चीफ ऑफ द दीवाने कोही, आप किसानों को कॉन्फिडेंस में लीजिएगा। अब सुल्तान ने 70 लाख टंका का पूरा बजट यहाँ पे पास ऑन करवाया था और कहा था कि आप इसके ऊपर काम करिएगा और किसानों को ऐसी कुछ चीज़ें बना के दीजिएगा सर, ठीक है। वो ऑफिशियल मेरे जैसा था, मुझे पता है कि सुल्तान वापस चला जाएगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को करवाना है, सुल्तान ने कहा तो है, पर कैसे करवाना है वो मैं डिसाइड करूँगा सर, समझे नहीं समझे। अगर आप मॉडल फार्म बनाना चाहते हो, बैरन लैंड को कन्वर्ट करना चाहते हो, समझे नहीं समझे, तो आप ज़मीन की जो फर्टिलिटी हो देखोगे कि नहीं देखोगे सर, गेटिंग अ। सुल्तान ने 2 साल तक पैसे अलॉट किए थे। मुझे पता है कि 2 साल में गेम खेलनी है सर। यू नो दिस ना सर। सरकार में कभी-कभी लैप्सेबल बजट आता है। लैप्सेबल बजट का मतलब होता है कि उसका एक टाइम पीरियड होता है, फिर वो विथड्रॉ हो जाता है। मतलब यू कैन नॉट स्पेंड दैट मनी खाते के अंदर, वरना ऑडिटिंग में फँस जाओगे सर। तो यू नो दैट कि आपको वही 1 डेढ़ साल की गेम करनी होती है सर। उसी के चक्कर में आप देखिए कि फिर लोग भागा-दौड़ी कर देते हैं। कुछ-कुछ डिपार्टमेंट्स के बड़े बाबू होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ₹1 भी खर्च करने से पहले 50 और 100 बार मीटिंग करवाएँगे, ये वो फला-ढिमका। तो और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो बड़े बाबू छुट्टी पे जाते हैं तो किसी को चार्ज देके जाते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। बोले मैं 15 दिन छुट्टी पे जा रहा हूँ, यू प्लीज़ टेक द चार्ज। अब ये 15 दिन का पीरियड होता है जब छोटे बाबू पावर के ऊपर आए होते हैं और छोटे बाबू एम्बिशियस होते हैं। बोले बड़े बाबू ने बहुत सारी फाइलों को रोक के रखा था सर, ठीक है। अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे, समझे कि नहीं समझे, है ना? और वो 15 दिन के विंडो में 1-2 साल के अंदर जो प्रोजेक्ट पास नहीं होंगे, वो 15 दिन में हो जाएँगे सर, समझे? बड़े बाबू आए और उसके पहले ही सर, ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे भी ऐसी ही कंडीशन है सर। 2 साल का टाइम फ्रेम दिया गया है। 2 इयर्स टाइम फ्रेम वाज़ गिवन टू इम्प्लीमेंट दिस एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, सुल्तान को दिखाना था। अब मेरे ऐसे बंदे को वो दे के गया है सुल्तान सर, है ना? एक नंबर का पकड़ के चलिए कि उसको सीधा कैलकुलेशन ही दिख रहा है, बोले 70 लाख टन का इतना तो सैलरी में भी नहीं आता। मेरी 5 पुश्तें यहाँ पे खेती करेगी या सरकार के यहाँ नौकरी करेगी तो भी नहीं आएगा। देखते हैं। सुल्तान ने कहा कि मॉडल फार्म बनवा दीजिएगा, किसानों को दिखाइएगा सर। नॉर्मली जनरल स्टडीज़ की किताब पढ़ते हो ना, तो उसमें लिखा जाता है कि सुल्तान ने मॉडल फार्म बनाया। पर जैसे आप ऑप्शन की किताब पढ़ते हो ना, तो पता चलता है कि मॉडल फार्म बढ़ाया तो जाता है, पर मॉडल फार्म कहाँ बनाया जाता है? ऐसी ज़मीन के ऊपर जो फर्टाइल ही नहीं थी। फार्म बना, क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश की जाती है, पैसे खर्च भी किए ऑन पेपर, समझे कि नहीं समझे? बट यू विल फाइंड रैशनलाइज़ेशन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि किसकी बदौलत सरकार ने ये सब कुछ सिस्टम छोड़ के गया था सुल्तान? ऑफिशियल्स की बदौलत। 70 लाख टंका का धुआँ उड़ा दिया गया, या सादी भाषा में आप कहो कि ज़मीन खा गई। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ सुल्तान ने प्लान तो किया था कि यार ये तो गलत हो गया सर, ठीक है।
और उसके बाद वो रिफॉर्म करना चाहता था, वो कुछ नहीं कर पाता है। यू विल फाइंड कि जो बचा खुचा सुल्तान का प्रभाव वो रिकवर कर सकता था आफ्टर दिस टैक्सेशन एक्सपेरिमेंट वाज वाया द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। बट सुल्तान हाथ जोड़ देता है, बोले यार किनकी बदौलत मैं ये सब कर रहा हूँ सर, है ना? किन मतलब किसके कंधे के ऊपर मैं बंदूक रख के गोली फोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ सर, 2 कौड़ी के लोग हैं सब के सब। तो सुल्तान बरानी को कंप्लेन करता है, बोले मैं हाथ की ट्रीटमेंट करता हूँ तो सर में दर्द होना शुरू होता है, सर की ट्रीटमेंट करता हूँ तो पैर में दर्द होना शुरू होता है, पैर की ट्रीटमेंट करता हूँ तो किडनी में दर्द होना शुरू होता है सर, एक किडनी तो ऑलरेडी किसी और लेके गया है सर, ठीक है? तो मैं करूँ तो करूँ क्या और बोलूँ तो बोलूँ क्या सर? सुल्तान इज एक्चुअली लेमेंटिंग इन फ्रंट ऑफ बरानी सर। बरानी तारीख फिरोजशाही में लिखता है कि सुल्तान फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, बोले हम क्या करें, मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे हैं, सेना में धोखा दे रहे हैं, एग्रीकल्चर में धोखा दे रहे हैं, नोबल्स करप्ट है एक से एक, करना चाहूँ तो भी मैं क्या करूँ सर, ठीक है ना? गेटिंग ओवर। तो सिचुएशन ऐसी आती है जहां सुल्तान ने मॉडल फार्म का प्लान बनाया था वो ड्रॉप करवा दिया गया, बोले नहीं होगा सर। किसानों को लोन दे दी, उसने लिबरल मेजर्स अडॉप्ट किए जहां पे अकाल पड़ा था। कलेक्टर्स को कहा कि एक काम करो, पैसा ज्यादा कलेक्ट मत करना, है ना? जो भी फमाइन अफेक्टेड एरिया है उनको 3 4 5 साल का रेमिशन दे दो, है ना? समझे कि नहीं समझे? और किसानों को पैसा चाहिए तो ये मॉडल फार्म ये दीवारें कोई नहीं बन पाएगा सर, ठीक है? तो ज्यादातर केस में हमको ये मिल रहा है कि जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भाई साहब ने प्लान किए थे वो हो ही नहीं पाए सर, ठीक है? और नहीं होने के पीछे का कारण आपको वही दिखेगा कि जिसकी बदौलत ये काम कर रहा था, जिन लोगों के दम के ऊपर ये काम कर रहा था, वो लोग सबके सब करप्ट टू द कोर कहते हैं। करप्ट टू द कोर मतलब एकदम अंदरूनी रूप से करप्ट थे ये लोग सर, है ना? जैसे अभी ये डीमोनेटाइजेशन में भारत में हुआ था कि भाई जिनकी बदौलत ये करवाना था उसमें कुछ लोग करप्ट हो गए और फिर पैसा घुमा दिया, देन फिर सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्ट मल्टीपल एजेंसीज को फिर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी कि पैसा क्या मनी लॉन्ड्रिंग करवा रहे हैं सर, ठीक है? तो नॉर्मल क्या होता है कि 10 सीआर से ज्यादा जब पैसा घूमता है, इलीगल सर्कुलेशन ऑफ मनी, तो फिर ईडी लग जाता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। 10 सीआर से कम होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और फिर बाकी सारे फाइनेंशियल एजेंसीज काम करती है। पर जैसे 10 सीआर मतलब ईडी का जो एक्ट है वो नॉर्मल केस में 10 सीआर से छोटी रकम में ईडी नहीं बीच में आता है सर, ठीक है? ईडी कम्स इनटू द पिक्चर आफ्टर 10 सीआर। और फिर ये डिमोनेटाइजेशन में जो बड़ा स्कैम हुआ था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग बहुत सारा हुआ था, फिर ईडी का केस हो गया था। खैर, तो मूल तरह से कहानी यही मिलेगी आपको सर, है ना? कि इंटेंशन अच्छे थे, समझे कि नहीं समझे? इंटेंशन अच्छे थे बट अल्टीमेटली इंप्लीमेंटेशन आप जिसके दम के ऊपर करना चाहते हो वो एक से एक बेकार के लोग निकले सर, है ना? तो कभी कभी होगा कि पॉलिसी लेवल के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट में कोई सरकारी योजना को इंप्लीमेंट करवाने के लिए एज डीएम आप प्लान तो करोगे, आपका इंटेंशन बहुत बढ़िया होगा, पर आपके सबॉर्डिनेट जो होंगे वो एक से एक 2 कौड़ी के लोग मिलेंगे आपको, ठीक है? उनको टाइट नहीं रखोगे ना सुपरविजन में, तो बेटा आपके नाम की कहीं, है ना? समझ गए ना सर? बोले डीएम साहब ने बोला है सर, है ना? अरे भाई डीएम ने कुछ नहीं बोला है, मेरा कोई बदनामी कर रहे हो सर, है ना? दिस हैपेंस एवरीवेयर सर, ठीक है? बोले एसपी साहब ने बताया, अरे एसपी साहब कुछ और काम कर रहे हैं, एसपी साहब मतलब क्या सब तो क्या इसके लिए तो आपको भेजा है सर, ठीक है? समझे आप लोग? तो वही कहानी आपको मिलती रहेगी। अब सवाल ये है कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है, जो हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ी, वो कितनी हद तक सही थी, खास करके ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की और ये टैक्सेशन ऑफ दोआब की, क्या ये सही थी कि गलत थी? उसको लेके आज की तारीख में डिबेट्स एंड डिस्कशन चल रही है सर, ठीक है? अब ये डिबेट्स एंड डिस्कशन क्यों चल रही है? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया, जब ऑथर लिखता है तो अपने बायसेस और प्रेजुडिसेस दोनों के साथ लिखता है। बरानी ने इसके ऊपर लिखा था और बरानी जिस तरह से लिख रहा था उसमें बरानी के प्रेजुडिसेस बहुत सारे थे सुल्तान को लेके। हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि बरानी की कहानी कुछ अलग है एंड बरानी की सोच सुल्तान को लेके थोड़ी बहुत अगेंस्ट थी, थोड़ी बहुत नहीं, ऑलमोस्ट 50% अगेंस्ट में थी सर। कुछ में अच्छा लिख देता था पर बाकी सब नेगेटिव पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा था। बरानी ने क्या किया कि उसने 2-3 इश्यूज को क्लब कर दिया। उसने फमाइन के साथ लिंक अप कर दिया टैक्सेशन ऑफ दोआब को। फमाइन वाज एन इंडिविजुअल इवेंट सर, गेटिंग अपॉइंट। टैक्सेशन ऑफ दोआब वाज एन इंडिविजुअल इवेंट, दे शुड नॉट बी क्लब टुगेदर। वैसे आज के हिस्टोरियंस मानते हैं, पर मेरा मानना है कि बरानी ठीक इंटरप्रेट कर रहा है। उसका कारण है कि राजा को दिख तो रहा था ना कि वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, तो फिर टैक्स लागू करने का इंटेंशन क्या है सर, ठीक है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंपोजिंग टैक्स इफ यू कैन सी फ्रॉम योर आईज यहाँ अकाल है सर, है ना? सप्लाई नहीं आ रहा है, लोगों को खाने में किल्लत हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है सर, ठीक है? बट हिस्टोरियंस कहते हैं कि बरानी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था सर, ठीक है ना? क्यों कंफ्यूज होता है उसके पीछे के 2-3 कारण आपको दिखेंगे सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना? समझे कि नहीं समझे? अब उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं कि क्या कहानी है और क्या ये टैक्सेशन ऑफ दोआब को कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है सर, ठीक है? तो उसमें बरानी की क्रिटिसिज्म आएगी सर, है ना? तो आपको सुल्तान के एग्रेरियन रिफॉर्म्स को क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर जब पूछा जाएगा, उसमें आप लिखोगे कि सुल्तान ने 50% बढ़ा दिया या 10 टाइम्स बढ़ा दिया या 20 टाइम्स बढ़ा दिया एज पर बरानी या शम्स सिराज अफीफ आपको उनकी भी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन दिखेगी सर, अभी हम लोग पढ़ेंगे कल फिरोज शाह तुगलक में आते हुए सर, ठीक है? तो बरानी ने एक्चुअली 3-4 चीजों को इकट्ठा कर दिया। रिवोल्ट उस समय के दौरान भारत के अलग अलग विस्तारों में हो रहे थे, उसमें दोआब में भी रिवोल्ट्स हो रहे थे। दोआब में रिवोल्ट्स होने के पीछे का कारण ये था कि वहाँ के जो राजपूत किंग्स थे वो राजा से नाराज चल रहे थे बिकॉज ऑफ द खुरासान एक्सपीडिशन और डिसबैंडिंग ऑफ आर्मी। अभी हमने देखा था ना, आर्मी को डिसबैंड किया था तो सैनिक लोग विद्रोह करवा रहे थे बहुत सारे विस्तार। तो बरानी को ये लगा कि ये विद्रोह फमाइन के कारण और टैक्सेशन ऑफ दोआब के कारण हो रहा है, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? ये विद्रोह शायद तक आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो सेना के कारण हो रहा था, ना कि अकाल के कारण। तो काफी सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि बरानी ने कुछ ज्यादा ही एग्जेजरेशन किया बिकॉज ऑफ हिज प्रेजुडिसेस अगेंस्ट सुल्तान। उसके जो पूर्वाग्रह थे ना, वो पूर्वाग्रह के कारण कुछ ज्यादा एग्जेजरेट कर देता है सर, और ये होता है भी है सर। काफी लोगों को आप पकड़ने की कोशिश करें, किसी के बारे में बताना होता है, उसका सॉफ्ट कॉर्नर होता है तो हमेशा पॉजिटिव बातें ही करेगा, उसको कभी नेगेटिव दिखेगा ही नहीं सर। और काफी लोगों को अगर किसी के मतलब किसी की कहानी बतानी होती है, उसको गुस्सा होता है तो खाली और खाली आप देखिए नेगेटिव 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 बताता रहेगा, वो कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाएगा सर। मतलब पूरी छवि बदल देगा सर, है ना? पूरी इमेज आपकी बदल जाएगी सर, ठीक है? ये नेचुरल है, ये फैमिली के अंदर भी चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी चलता है। आप जब से फॉर एग्जांपल पुलिस सर्विसेज में रहोगे और फिर आपको फीडबैक के लिए किसी ने बोला होगा कि वो ऑफिशियल कैसे है जरा बताइए सर, है ना? इनको वहाँ अपॉइंट करना है इंपॉर्टेंट पोजीशन पे। अब आपका बैचमेट ही है सर, आप उसकी इंटेलिजेंस का रिपोर्ट तैयार कर रहे हो सर, आपको खार हो गई उसके ऊपर, है ना? कि ट्रेनिंग में वो आपसे 2 मीटर ज़्यादा जल्दी भाग गया था सर, ठीक है? तो आप रिपोर्ट में तैयारी करोगे, बोले डिस्ट्रिक्ट में इसके नाम की बहुत कंप्लेन आती थी सर, समझे कि नहीं समझे, है ना? ये हो रहा था, वो हो रहा था, फला हो रहा था, कुंडली उसकी निकाल दी आपने सर, ठीक है? गुस्सा है ना आपको पर्सनली, आपके खुद के प्रेजुडिसेस थे ना, आपका ही कंप्यूटर है, समझे? उनका आपने निकाल के दिया सरकार को, सरकार के अंदर रिपोर्ट बोला जा रहा है, बड़े बाबू लोग देख रहे हैं, बोले यार इसको ऐसी पोजीशन पे डालेंगे तो कल उसका हंगामा हो जाएगा, चलो इसका नाम फिल्टर कर दो। तो दिस हैपेंस मेनी टाइम्स, है ना? समझे कि नहीं समझे? चलता रहता है सर। तो बरानी के केस में भी ये हुआ होगा कि बरानी ने कुछ ज्यादा ही
इनफैक्ट है ना एग्जैजरेट कर दिया सर, हुआ था इतना पर थोड़ा इतना कर दिया भाई साहब ने सर। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बरानी ओरिजिनल टैक्सेस के बारे में नहीं लिखता है। ओरिजिनल टैक्सेस के बारे में नहीं लिखने का मतलब ये है कि बरानी डिड नॉट कोटेड कि इतना परसेंट था और उसके बाद इतना करवाया गया। गेटिंग पॉइंट, इतना परसेंट था, से फॉर एग्जांपल 10 था और 20 करवा दिया गया, उसका कोई बेस नहीं बनाया। तो बरानी लिखता है कि 20 टाइम्स तक बढ़ा दिया। बट 20 टाइम्स का मतलब क्या होता है, पहले वो तो बताओ सर। आप बोलो 10 टाइम्स, तो पहले क्या 100 रुपया था और 110 रुपये किया, या 120 था और उसका 150 किया, है ना? देयर माइट बी सम काइंड ऑफ बेस हियर ना फॉर दैट, तो वो तो आप नहीं कर पा रहे हो सर। तो कहानी ये है कि बरानी एग्जैजरेट कर रहा है। इसमें जो सेकंड ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस है, उन्होंने जब आज की तारीख में टैक्सेशन ऑफ दोआब और रिबेलियंस का जो कंसेप्ट को देखा, उसमें हाईलाइट करते हुए बताया कि सुल्तान पहले से रिमिशन दे रहा था राजपूत किंग्स को, जो उस समय के दौरान उसके साथ खुरासान एक्सपीडिशन में आए हुए थे। तो जो राजाओं ने सेना भेजी थी, जो जमींदार उसके साथ जुड़े हुए थे, उनको रिमिशन ऑफ लैंड टैक्सेस पहले से मिलते थे। गेटिंग पॉइंट, ऐसा नहीं था कि उसने रिमिशन नहीं दिया था। यहाँ रिबेलियन होने का कारण ये था कि जब उसने आर्मी को डिसबैंड किया, आर्मी को तरछोड़ दिया, उसके बाद उसने टैक्सेस को रीइम्पोज किया था। ये टैक्सेस बढ़ाए थे, उसके कारण रिवोल्ट नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोआब में रिवोल्ट होने के पीछे का कारण था कि पहले जब सेना के अंदर लोगों को लेना था, तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए राजा ने इनको रिमिशन दिया था, इनको कुछ कुछ प्रिविलेजेस दिए थे कि चलो आप टैक्स मत दीजिएगा क्योंकि आप सेना में जुड़ रहे हो हमारे साथ। जब सेना से उनको भगा दिया गया, खुरासान एक्सपीडिशन तो फेल हो गया, हमने अभी देखा, तो वहां से उनको भगा दिया गया था। उसके कारण जब वो वापस आए, और जब वापस आए तो सेना से बेकार बैठे हुए थे, और राजा कह रहा है कि मैं फिर से आपके ऊपर टैक्स लूंगा। इसके कारण विद्रोह हुआ, ना कि 50% या 20 टाइम्स टैक्स बढ़ाने के कारण विद्रोह हुआ सर। समझे कि नहीं समझे? सो टैक्सेशन ऑफ दोआब वाज द रियलिटी, देयर वाज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट टैक्सेशन ऑफ दोआब वाज नॉट, वी कैन से, द पॉइंट व्हिच क्रिएटेड द रिबेलियस कंडीशंस। दोआब में रेवेन्यू को बढ़ाना वो रियलिटी थी, पर तात्कालिक रूप से वो टैक्सेशन के कारण विद्रोह हुआ वो रियलिटी नहीं थी। विद्रोह के पीछे सेना का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था सर, और सेना के साथ एग्रीकल्चर भी लिंकअप था, क्योंकि लैंड ग्रांट्स इनको मिली हुई थी, पहले से मिल रही थी ना, जागीर और ये सब लैंड एक साथ के रूप में, ठीक है? तो वो उनके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा था। फरमाइन उस टाइम पे नेचुरली आ गया। नेचुरली आने का मतलब ये है कि दिल्ली के कोई सुल्तान ने प्रयत्न किए नहीं थे कि इरिगेशन को इंप्रूव कर पाए। वो तो फिरोज शाह तुगलक करता है जब कैनाल इरिगेशन बनाने की शुरुआत करेगा। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये थी ना बाबू, कि भाई आपने वो मेजरमेंट करवाया और फिर बिस्वा करके यूनिट डेवलप किया, और फिर आपने एग्रीकल्चर के लिए कुछ कार्य करने की कोशिश की, बट आपने वहाँ सिंचाई की जो पद्धति डेवलप होनी चाहिए, पानी, वो तो आपने कर ही नहीं पाया ना सर। इससे अच्छा तो हमारे प्राचीन भारत के राजा बढ़िया थे, हाँ, चोला डायनेस्टी के अंदर समझिए बड़ा बड़ा डैम बना रहा था, हड़प्पन कर रहे थे सर। आप देखिए मिडिवल इंडिया को कुछ लोग कुछ ज्यादा ओवर ग्लोरीफाई कर देते हो, प्राचीन भारत को ऐसा दिखाते हैं कि बात मत करो, मतलब बोला कुछ है ही नहीं सर। अस्तित्व नहीं था भारत का, ऐसी ऐसी कहानी आपको मिल जाएगी सर नॉर्मल हिस्ट्री के कोर्स में सर। खैर ऑप्शनल ऑप्शन में तो आप पढ़ते हो, इसके लिए आप तो सयाने हो गए हो सर। पर आप बाहर पूछोगे तो उसको अगर थोड़ा बहुत इतिहास पता है, उसको लगता है मध्यकालीन में ही सब कुछ भारत का विकास हुआ, 1/3 ऑफ जीडीपी मध्यकालीन में हुआ। अरे भाई प्राचीन में भी था, इसके लिए तो लोग आते थे यहाँ, ड्रेन हो रहा था सर, है ना? खैर, तो कहानी आपको ये ये मिलेगी कि इसने जो भी प्रिविलेजेस दिए थे, किसको दिए थे प्रिविलेजेस? आर्मी को दिए थे, सेना के ऑफिशियल्स को दिए थे, जो खुरासान के लिए जुड़े हुए थे, उनके प्रिविलेजेस उसने हटाए थे आफ्टर डिस्बैंडिंग द आर्मी, और इसके कारण विद्रोह हुआ सर। गेटिंग पॉइंट? तो टैक्सेशन ऑफ दोआब के कारण इमीडिएट रिवेलियन फेस करने की जो पद्धति है, उसको हम लोग 100% नहीं मानते। पहली चीज समझ में आई कि नहीं आपको सर? अब सवाल ये था कि टैक्स था तो कितना था, और टैक्स था तो उसने 50% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, कितना बढ़ाया सर? ठीक है, उसको लेकर जब रिसर्च किया गया तो पता चलता है कि इट वाज अलाउद्दीन खिलजी जिसने डबलिंग ऑफ टैक्स किया था। मैंने आपको बताया था कि 50% लैंड रेवेन्यू अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था, याद है? वो गयासुद्दीन बिन तुगलक था जिसने रिवर्स किया था, क्योंकि इसको पता चल गया कि भाई साहब किसानों की कमर टूट जाएगी सर अगर 50% लैंड रेवेन्यू करूंगा तो सर। उसने 10% करवा दिया सर। तो 100 रुपये था तो 110 रुपये था, करवाया था उसने। अलाउद्दीन खिलजी के 100 का 150 लिया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने डबल किया था वो 10 का 20 किया था। अलाउद्दीन खिलजी पे 100 का 150 हो गया था, गयासुद्दीन ने 100 का 110 कर दिया सर। तो जब बढ़ाया गया था तो 100 का 120 किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सर, ना कि 150 का 300 करवाया गया था सर। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप 100 का 120 करवा रहे हो तो भी उतना कोई ज्यादा होता नहीं है, 20% का तो यार समझ में आता है, 20% तो पहले भी लिया जाता था। तो बरानी एग्जेजरेट कर रहा था कि डबलिंग डबलिंग डबलिंग, अरे तुम बेजियर बता दो, तुम बेजियर बता दो, तुम बेस प्राइस बताओ किससे डबल किया। तो अब जाके पिक्चर क्लियर हो गया है कि बरानी खुद ज्यादा ही प्रिजुडाइसिस में दिखा रहा है, और ये टैक्सेस उतने भी हैवी नहीं थे कि जिसके कारण कोई ना कोई विद्रोह कर दे सर। समझे नहीं समझे? विद्रोह के कारण कुछ अलग आपको मिलेंगे सर। गेटिंग पॉइंट? सुल्तान इस समय के दौरान जो सेस बढ़ा रहा था, सेस में क्या थे? गहराई और चढ़ाई थे। बोला गया कि सुल्तान ने सेस बढ़ा दिए सर, है ना? अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि ही इंक्रीडेड द सेस, ये सेस गहराई और चढ़ाई के रूप में थे। क्या ये सुल्तान ने खुद लगवाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद लगवाए थे? नो, गहराई एंड चढ़ाई वर एक्चुअली एक्जिस्टिंग राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान उसको फोर्स रियलाइज करवा रहा था, मतलब कलेक्शन फोर्सफुली करवा रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी। हमने देखा कि ट्रेजरी खाली हो गई है, खर्चे पानी ज्यादा बढ़ गए थे भाई साहब के सर, है ना? तो इन सबके कंडीशन में जब उसने बेसिकली गहराई और चढ़ाई जो सेस के रूप में उस टाइम पे लिए जाते थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया। उसके पीछे का इंटेंशन ये था कि वो पहले से चल रहा था, बीच में गयासुद्दीन बिन तुगलक ने उसको रोका था क्योंकि विद्रोह विद्रोह होने की शक्यता थी। सुल्तान कैसे भी करके अपने ऑफिशियल्स को कहता था कि मुझे पैसा चाहिए। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उसके ऑफिशियल्स के पास वो जो होती है ना, क्या कहते हैं सर इसको, क्या कहते हैं, स्पाइन, वो स्पाइन नहीं थी सर। ठीक है ना? समझे नहीं समझे? उसके ऑफिशियल्स ने सुल्तान को ये नहीं बताया कि सर दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इम्पोज दिस काइंड ऑफ एडिशनल सेस बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू क्रिटिकल पीरियड्स, है ना? बहुत मैटर करता है सर ब्यूरोक्रेसी में। कभी कभी मना करना पड़ता है सर आपको, है ना? प्राइम मिनिस्टर को भी मना करना पड़ता है कि नहीं नहीं होगा। समझे नहीं समझे? हाँ, 62 में कर दिया होता तो मगजमारी नहीं होती सर। समझे नहीं समझे? 62 में कर दिया होता तो दिस वुड नॉट हैव हैपेंड सर। मानेकशॉ का एक इंटरव्यू आपको मिलेगा ना, फील्ड मार्शल मानेकशॉ। बोले 62 में हमारी जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट थी, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव,
उसने जब आर्मी ऑफिशियल्स को पूछा कि आप तैयार हो, उन्होंने कहा हम तैयार है। अरे नहीं थे तैयार। ब्रुक्स एंडरसन की एक रिपोर्ट आपको मिलेगी सर। ब्रुक्स एंडरसन की रिपोर्ट वो पब्लिश नहीं हुई है सर, ठीक है, बट वो रिपोर्ट के अंदर 62 में डिबेकल के पीछे के कारण आपको मिलेंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा था कि द आर्म्ड फोर्सेस डिड नॉट रेजिस्ट द ऑर्डर गिवन बाय द गवर्नमेंट कि वी शुड हैव वेटेड, वी शुड हैव प्रिपेयर्ड एंड देन वी कुड हैव टेकन इफेक्टिव स्टेप्स टू काउंटर द चाइनीज रेदर देन आउटराइटली फाइटिंग देम सर, है ना। कभी-कभी डिप्लोमेसी के थ्रू काम करना पड़ता है सर, है ना। पर वैसे लोग भी चाहिए ना। इंदिरा गांधी को मानेक ने मना कर दिया 8 महीने पहले, नहीं करेंगे मैडम। फिर दिसंबर तक आते-आते उनको फिर से कहा कि अब जा रहे हैं हम लोग, नाउ वी आर रेडी टू गो, वी आर प्रिपेयर्ड। तो सुल्तान के साथ ये हुआ कि गढ़ाई चढ़ाई को अलाउद्दीन खिलजी ने जो लागू किया था उसको रिवाइव करवाया गया। सुल्तान को पैसे की कमी थी, सुल्तान को पैसे की कमी थी, तो ऑफिशियल्स ने कहा कि सर हम कलेक्ट करके देंगे। ऑफिशियल्स को पता था कि यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है सर, यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में नहीं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंपोजिंग एडिशनल टैक्सेस। बट यस सिर्फ आपको ब्यूरोक्रेसी में देखिए, जी सर, जी सर, सर 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 वाली कंडीशन आपको थी, और ब्यूरोक्रेसी ने बेसिकली वो सर सर करते हुए सर टैक्सेस लागू करवाए। तो जो बचा कुचा रिवेलियन नहीं हो रहा था, वहाँ पे भी रिवेलियन हो गई, क्योंकि गढ़ाई और चराई में कोई बाकी रहता था। यू ट्राई टू सी, गढ़ाई और चराई वर दोस काइंड ऑफ टैक्सेस जो विलेज में रहने वाले कॉमन मैन के ऊपर भी इंपोज किए गए, हर घर के ऊपर होते थे। गढ़ाई का मतलब होता है एवरी सिंगल हाउस वाज कवर्ड। चराई में आपके पास जानवर होगा तो पेस्टोल लैंड में आ जाएगा, जानवर नहीं था तब गढ़ाई में आओगे, जानवर घर तो होगा ना कम से कम, चराई नहीं होगी तो गढ़ाई में आ जाओगे सर। तो सादी भाषा में चरने की जमीन हो या घर की जमीन हो, खेती में तो ऑलरेडी टैक्सेस थे सर। तो सिचुएशन ये हुई कि इन स्पाइट ऑफ गिविंग एग्रीकल्चर लोन्स, इट डजंट मैटर, आप तकावी दे रहे थे, आप दीवाने को ही बना रहे थे, है ना, आपने अलग अलग प्रकार के रिफॉर्म्स किए, बट वो उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहाँ हो पाया सर, ठीक। तो तुगलक की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि ये पांचों के पांचों एक्सपेरिमेंट के कारण उसकी बहुत प्रॉब्लम हुई, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने उसको भी यहाँ पे रिपीट करवाया कि यार गलती हो गई, अब हम लोग उसको विड्रॉ करते हैं। बट बाय दैट टाइम द डैमेज हैड बीन डन सर। तो मोहम्मद बिन तुगलक के पहले 10 साल, पहले 10 साल, हाँ, 1325 से लेके 1335 तक बहुत ही खतरनाक रहा। खतरनाक समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। ये खतरनाक का मतलब ये है कि इस पीरियड के समय पे उसको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी है सर, ये वो फलाडी। 10 साल के बाद महाशाह ने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं करेंगे सर, है ना, जो करेंगे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे। बट बाय दैट टाइम द डैमेज हैड बीन डन, लोगों ने उसको परख लिया था, बोले कोई काम कराना नहीं है, ठीक है। तो 1335 के बाद आप देखोगे कंटिन्यूअस रिबेलियंस देखने को मिले, और इसमें इतने रिबेलियंस हुए कि दिल्ली का कोई सुल्तान इतने रिबेलियंस नहीं झेल पाएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट। यू विल फाइंड सो मच रिबेलियंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इतने रिबेलियंस दिल्ली के किसी भी सुल्तान के सामने नहीं हुए जितने मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे हुए, वो भी 1335 के बाद शुरू होंगे, आफ्टर 1335 होंगे, या बाय दैट टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, है ना। और इसमें मुस्लिम किंग्स ने भी विद्रोह किए, हिंदू किंग्स ने भी विद्रोह किए, किसी ने नहीं बख्शा, बोले किसानों ने भी विद्रोह किया, जमींदारों ने विद्रोह किया, बोले निकालो इसको सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो आखिर में जब उसकी मृत्यु हुई ना, तो बरानी लिखता है कि लोग सुल्तान से छुट्टी पाते हैं और सुल्तान ने लोगों से छुट्टी पाई। द पीपल गॉट फ्री ऑफ सुल्तान एंड सुल्तान गॉट फ्री ऑफ द पीपल सर, है ना। बोले हाश मर गया, बहुत बढ़िया हुआ सर, है ना। ये सिंध में विद्रोह हुआ था, तो सिंध में जब वो विद्रोह को शांत करने गया था, वहाँ उसकी मृत्यु होती है 1351 में। फिर वहाँ पे फिरोज को पावर के ऊपर लाया गया सर, है। तो फिरोज इसका काइंड ऑफ आप पकड़ के चलो कजिन ब्रदर हुआ करता था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का भाई का लड़का था फिरोज, है ना। तो रबाब खान का भाई का लड़का हुआ, मतलब रबाब खान का लड़का था, रबाब वाज द ब्रदर ऑफ गयासुद्दीन तुगलक है। सो यू विल सी दैट मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे 1335 की जो पीरियड था, इस पीरियड के बाद उसके सामने रिवॉल्ट हो रहे हैं। इसके बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन के आखिर के काल में कुछ कुछ रिफॉर्म्स किए। ये रिफॉर्म्स में मूल तरह से अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो इसने अपने आप को प्रोफेसी के रूप में कहा था, तो उसने उलेमाओं की पावर को कम किया। उलेमाओं की पावर को कम किया, उसका मतलब ये नहीं था कि उसने रिलीजियस टैक्सेस नहीं लिए, उसने खरज, ज़कात, जजिया और खम जैसे टैक्सेस लिए। खरज वाज द एग्रीकल्चर टैक्स, ज़कात वाज अ टैक्स व्हिच वाज पेड बाय द मुस्लिम्स एज अ पार्ट ऑफ चैरिटी, जजिया वाज पेड बाय द हिंदूज और ज़िमीज के रूप में, और खम वाज द वॉर बूटी, जो पैसे लूट करके आए युद्ध के बाद सर, है ना, उसके ऊपर टैक्सेस लागू किए गए थे। तो उससे समझ में आ रहा है कि इसने इस्लामिक टैक्सेस को भी इंपोज किया था। हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द स्टेट को कल परसों के क्लास के अंदर सर, ठीक है। ये उलेमाओं के अगेंस्ट में पूरी तरह से तो नहीं था, बट थोड़ा बहुत हम लोग कह सकते हैं कि ये अपने आप को सेक्युलर दिखाने की कोशिश भी कर रहा है सर। होली जैसे त्योहारों को भी सेलिब्रेट किया, सती को स्टॉप करने के इसने आदेश दिए थे, पर वो कितनी हद तक इफेक्टिव रहा था वो नहीं पता है सर, ठीक है। इसके समय के दौरान आपको ये भी दिखेगा कि इसने काजी के रूप में, मतलब जो जुडिशरी के चीफ हुआ करते, काजी वाज द रिलीजियस स्कॉलर्स, वहाँ पे नॉन रिलीजियस स्कॉलर्स को अपॉइंट किया। तो उसका एक फैमिली मेंबर था मुबारक खान, उसको जुडिशरी के अंदर जज बनवा दिया गया सर, है ना। तो दिस थिंग शोज कि उसने नॉन रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को कराने की भी कोशिश की। इसके कारण फरिश्ता या बरानी या बदायूनी जैसे लोग इसको लिखते हैं कि तो काफिर राजा था, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ये महाशय इतनी हद तक इसको काफिर कहा गया क्योंकि ये कभी भी खलीफा को स्वीकारता नहीं था, मैंने आपको बताया। ही नेवर यूज्ड टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ खलीफा, क्योंकि ये खुद अपने आप को प्रॉफिट के रूप में मानता था सर। ये इनफैक्ट इस प्रकार के कॉइन्स भी इशू करवा रहा था कि सुल्तान इज सपोर्टेड बाय द गॉड, सुल्तान इज द शैडो ऑफ द गॉड वाला जुल्ल इलाही वाला जो कांसेप्ट है वही सर, है ना। और फिर लोगों को भी ये कन्वे करवाया जाता था कि जो व्यक्ति सुल्तान को ओबे करता है वो भगवान को ओबे करता है सर, है ना। अगर आप सुल्तान के सामने रिवोल्ट करोगे तो भगवान के सामने रिवोल्ट कर रहे हो सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो सुल्तान की जितनी भी ज्यादातर इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स थे, उसमें उसने किंगशिप के अंदर आपको ये चीज बहुत दिखेगी। इनफैक्ट अपने लेटर पीरियड में सुल्तान को ये चीज रियलाइज हुई कि मेरे को लोग काफिर कहते हैं, पीपल डू नॉट एक्सेप्ट मी एज अ ट्रू मुस्लिम, एंड द रीजन इज कि आई नेवर डू दिस काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो बाकी सारे नॉर्मल किंग्स किया करते हैं, तो गेन लेजिटिमेसी सर, ठीक है। फाइनली फिर इजिप्ट के साथ उसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, जो मैंने आपको बताया खुरासान एक्सपीडिशन के समय पे वो बनाने की शुरुआत करता है, और फिर खुरासान एक्सपीडिशन के समय पे इजिप्ट के खलीफा के साथ उसने डिप्लोमेटिक एक्सचेंज किए सर, है ना। और फिर वहां से एम्बेसडर को बुलवाया गया, वो एम्बेसडर का फिर सुल्तान ने खुद स्वागत किया, है ना, वो खुले पैर उसको चलता है, उसको स्वागत करता है, किताब में पढ़ोगे सब कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है। बट ये सब स्टोरी आपको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है। बट सुल्तान ओवरऑल अनपॉपुलर था, इतना अनपॉपुलर था कि बिकॉज ऑफ दिस experiments and because of the so-called un-Islamic practices as per the nobles and as per the orthodox class of people, Muhammad bin Sultan was hated by each and everyone in the empire.
मुसलमान भी उससे नाराज थे क्योंकि ये अनइस्लामिक माना गया है, बोले ये कोई इस्लामिक कार्य नहीं कर रहा है। हिंदू तो पहले से नाराज थे सर, समझे नहीं समझे, टैक्सेस और बाकी सब चीज़ों के कारण, ठीक है। और इसने जिस तरह से आयरन हैंड बनाने की कोशिश की थी, उसके कारण रिबेलियंस कंटिन्यूस हो रहे हैं सर। तो 1335 से लेके 1350 के बीच में, बाय फ्रॉम 1335 टू 1315, 15 साल में कंटिन्यूस महाशय के सामने रिबेलियंस हुए। इतने रिबेलियंस हुए कि इसी पीरियड के समय पे रीजनल स्टेट्स पॉप अप होने की शुरुआत होती है। और इसी के कारण काफी हिस्टोरियंस कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ पॉलिसीज के कारण द स्लो डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड। याद रखिएगा सर, द डाउनफॉल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी एंड द स्लो डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। रीजनल स्टेट्स के समय के दौरान बंगाल इंडिपेंडेंट होगा, इसी पीरियड में देखोगे सिंध और मुल्तान इंडिपेंडेंट होगा, इसी पीरियड में आप देखोगे विजयनगर की फाउंडेशन हो रही है, इसी पीरियड में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो यू विल फाइंड द बहमनी किंगडम विल कम इनटू साउथ। तो जितने भी पुराने एरियाज जो दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा कैप्चर किए गए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के अर्ली पीरियड में थोड़े बहुत एस्टैब्लिश किए गए थे, वो सबके सब इंडिपेंडेंट हो। इवन वारंगल जैसा स्टेट जो इनका सामंत बन गया था क्योंकि इसने अटैक किया था 1322 में, वो वारंगल काकटिया का जो पुराना स्टेट था वो भी अब सर उठा रहा है, हम भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो सुल्तान की कंडीशन इतनी खराब हो गई कि सुल्तान के समय पे कंटिन्यूसली रेबेलियन चालू हो गए। ये करीबन 16 के आसपास आपको रेबेलियंस दिखेंगे, क्योंकि सुल्तान के अगेंस्ट में बहुत सारी आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो साजिशें हो रही थी, नोबिलिटी उससे नाराज है, ब्यूरोक्रेसी नाराज है, मिलिट्री ऑफिशियल्स उससे नाराज है, गवर्नर्स नाराज थे, फ्यूडल चीफ उससे नाराज थे सर, ठीक है। लोगों को लग रहा था ये बहुत जालिम राजा है सर, है ना। तो गाना है ना, वो जालिमा सर, ठीक है, इनके लिए तो बना था ना सर, गिरिंग ओपन। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बोले ये अनप्रिडिक्टेबल है सर, है ना, गिरिंग ओपन। तेरे खातिर तड़पे पहले से ही वो जालिमा, ऐसा कुछ गाना आया था, इसके लिए तो आया था सर, ठीक है, गिरिंग ओपन। जालिम बोला गया इसको। जालिम का मतलब है टायरेंट एंड क्रूअल किंग। क्रूअल का मतलब है कि बहुत ही किसी को नहीं बख्शता था सर, ठीक है ना। और ये भाई साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसको इतने भारी पड़े, जिसके कारण कंटिन्यूस रिबेलियंस हुए सर। पहला रिबेलियन मलाबार में दिखेगा, आज के केरला के अंदर सर, है ना। अब आई एम नॉट गोइंग इनटू द मलाबार रिबेलियन और उसकी बॉल बॉल कमेंट्री में नहीं जाएंगे, पर आपको आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है। यू विल सी कि 1335 में मलाबार में रिबेलियन हुआ। ये मलाबार रिबेलियन इतना भारी पड़ा कि ये भाई साहब को फिर से दौलताबाद आना पड़ा, क्योंकि दिल्ली से तो कंट्रोल कर नहीं पाएगा मलाबार को, केरला को सर। सही की गलत सर? 6-6 महीने तक सेना को भेजा जा रहा है, सेना थक गई सर, मलाबार इंडिपेंडेंट हो गया। पहले भी कंट्रोल में नहीं था पर इंडिपेंडेंट हो गया। मदुराई जो एक टाइम के ऊपर मलिक काफूर के द्वारा कैप्चर किया गया था और सुल्तान का भी प्रभाव था, उसने इंडिपेंडेंस को क्लेम कर दी सर, ठीक है। लाहौर और पंजाब वाला रीजन जो सुल्तान के प्रभाव में था बिकॉज ऑफ द खुरासान एक्सपीडिशन, और वो सब रीजन को उसने सिक्योर किया था, वही मंगोल्स फिर से अपने आप का सर उठा रहे हैं, बोले हम भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे सर, ठीक है। दौलताबाद जहां पे सुल्तान ने सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाया था, वहां पे हमको पता चलता है कि उसके गवर्नर के बेटे ने अपने नया साम्राज्य की शुरुआत कर दी, मलिक हुसैन ने सर, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता चलना चाहिए, सुल्तान जिसको सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कह रहा था वो विस्तार भी इंडिपेंडेंट हो रहा है सर। सुल्तान जहां से शासन कर रहा था अपने अर्ली पीरियड में सर, वो भी इंडिपेंडेंट हो रहा है सर। बंगाल जैसा विस्तार जो इनफैक्ट इन्होंने कैप्चर किया था गयासुद्दीन बिन तुगलक ने, हमने पढ़ा था पिछले क्लास के, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है सर, ठीक है। वो बंगाल भी इंडिपेंडेंट हो रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भाई को अपॉइंट किया था बरहम को। बरहम अगर आपको पता होगा गयासुद्दीन के साथ बंगाल गया होता है सर, है ना। तो गयासुद्दीन का तो वो दरवाजा गिरा के उसको मार दिया गया, तो बरहम को वहां बंगाल का गवर्नर बनवाया गया, ठीक है। बरहम जब तक जिंदा था तब तक मोहम्मद बिन तुगलक का होल्ड था, क्योंकि उसका बड़ा ब्रदर था सर बरहम एक्चुअली, है ना। बट देन यू फाइंड बरहम पास अवे। बरहम की मृत्यु होती है, बंगाल में दो लोकल गवर्नर से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देंगे, सोनारगांव से और लखनौती से, और इन दोनों ने बंगाल की सल्तनत की शुरुआत की सर, द बंगाल सल्तनत। सो टू किंगडम्स इमर्ज इन बंगाल। वो बंगाल को फाइनल फतेह करेंगे मुगल सब। तो 1330-32 तक आते आते आप पकड़ने की कोशिश करोगे, या 1335 के बाद वाले पीरियड में देखिए तो बंगाल भी इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो कोई एक विस्तार बाकी नहीं था जहां से सामने रिबेलियंस नहीं हुए थे। यही रिबेलियन कंटिन्यूअसली आप पकड़िए कि साउथ में हो रहे हैं। दौलताबाद हाथ से जा रहा था, दौलताबाद हाथ से गया तो विजयनगर जैसे स्टेट क्रिएट होने की शुरुआत हो गई। बहमनी किंगडम यहाँ पे बन रहा है सर, ठीक है ना। सिंध के अंदर विद्रोह हो रहा है, पंजाब के अंदर विद्रोह हो रहा है, कहीं पे भी उसको बाकी नहीं रखा गया था सर। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जहां हमको पता चलता है कि इक्ता सिस्टम जो थी, ये इक्ता सिस्टम भी इसके हाथ से चली गई सर। जहाँ पे हमको पता चल रहा है कि इक्तेदार को पहले अपॉइंट किया जाता था जो बहुत ही मेरिटोरियस होगा। ये भाई साहब इतना कमजोर हो गया अपने लेटर पीरियड में बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, इसने इक्ते सिस्टम को भी बदल दिया। और क्या बदला? उसने कहा कि मैं इक्ता सिस्टम उसी को ही पास ऑन करूंगा जो व्यक्ति मुझे हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा। मतलब ये कोई ठेका दे रहे हो क्या सर? इक्तेदार उसको बनाया जाता था जो अपनी एबिलिटी, अपनी मेरिट, अपने टैलेंट से सिस्टम को कंट्रोल कर पाए और रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए। यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, बिडिंग करवा रहा है, ऑक्शनिंग करवा रहा है सर। तो ऐसे ऐसे एक नंबर के नोबल्स आपको मिलेंगे जो इक्ता सिस्टम में घुसेंगे, जिनकी औकात नहीं थी कि वो पैसा सुल्तान को भेज पाए। एंड यू विल फाइंड कि इन लोगों को इक्ता दे दिया गया। ऐसे लोगों को इक्ता दिया गया जो 2 पैसा भी नहीं दे पा रहे थे राजा को। अवध के अंदर ये हुआ, दौलताबाद में ये होगा सर, गुजरात में मालवा के अंदर आपको ये मिलेगा सर। यू विल फाइंड कि द नोबल्स बिकम एम्बिशियस आफ्टर गेटिंग द इक्ता, क्योंकि सुल्तान ने उनको कहा था कि मैं आपको ऑटोनॉमी दे दूंगा अगर आप मुझे सालाना इतना पैसा भेज दोगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद आदमी कितना बौखला जाता है आप देखिए। उसने जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किए थे और सब में फेल हुआ, तो ही ट्रस्टेड हिज नोबल्स, उसने कहा, पर नोबल्स डिड नॉट ट्रस्ट द सुल्तान। सो वंस दे गॉट द ऑटोनॉमी इन द इक्ता, दे स्टॉप सेंडिंग मनी टू द गवर्नर। सुल्तान बोला हम क्यों करें? नोबल्स इतने एम्बिशियस हो गए, नोबल्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था राजा को 2 पैसे का, 10 पैसे का, 100 पैसे का सर, है ना। तो राजा को पैसे नहीं दे रहे थे, राजा बौखला रहा, राजा ने उसकी सेना भेजी मारने के लिए। अब कुछ-कुछ केस में ऐसा हुआ कि राजा ने इनफैक्ट है ना सेना भेजी इनको दबाने के लिए, राजा की सेना को भी मार पड़ रहा है। तो सिचुएशन बहुत बदल जाती है सर। पूरी की पूरी आपकी नोबिलिटी जो मोनार्की को कंट्रोल करना चाहती थी वो फिर से पावरफुल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक को भी अपने ही गवर्नर्स और अपने ही नोबल्स इक्तेदारों के रूप में जो अपॉइंट किए गए थे वो भारी पड़ रहे सर। यू विल फाइंड कि ऐन उल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी के समय का एक बहुत बड़ा वो था, ऑफिशियल था जो खिलजी को सबसे बड़ा एडवाइजर था सर, ठीक है ना। उसको इसने अपने फेवर में करके रखा था क्योंकि खिलजी के समय का एडवाइजर था सर, ठीक है। उसको इसने ट्रांसफर कर दिया, बोले निकलो यहाँ से, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट एरिया के जाट रीजन्स, दिल्ली और दिल्ली से पंजाब वाले रीजन में भट्टी सर, है ना, उन्होंने विद्रोह कर दिया, बोला तुमको 1 रुपया नहीं देंगे सर, ठीक है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां सुल्तान के सामने कंटिन्यूस रिबेलियंस हो रहा है। ये रिबेलियंस के समय पे यू विल फाइंड कि विजयनगर का डेवलपमेंट हुआ, बहमनी किंगडम का डेवलपमेंट हुआ, मदुरई का डेवलपमेंट होता है, मैंने आपको बताया सर, ठीक है। मल्टीपल स्टेट्स रिबेल कर रहे हैं सर। गुजरात में उसी का ही गवर्नर रिबेल कर रहा है सर। अवध, मुल्तान, सिंध, सबके सब रीजन के अंदर विद्रोह हो रहा है सर। राजा को पैसा आ नहीं रहा है क्योंकि इक्तेदार पैसा भेज नहीं रहे, रेवेन्यू मिल नहीं रही है। अब करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या सर? लोकल गवर्नर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा रहे हैं। कारा का गवर्नर अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा रहा है, गुलबर्ग का गवर्नर अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा रहा है सर। यू विल फाइंड कि जो फॉरेन के नोबल्स आए थे, फॉरेन के नोबल्स मतलब जो मंगोल ओरिजिन नोबल्स थे, सेंट्रल एशिया के तुर्किश ओरिजिन नोबल्स थे, उन्होंने कह दिया कि भाई हम भी इंडिपेंडेंट सर, है ना।
तो अमीरान सादा कहते थे उनको, अमीरान सादा बेसिकली अमीर्स, जो बाहर से आए हुए लोग थे, जिनको राजा ने यहाँ इक्ता बना के इक्ता दिया हुआ था, वो विद्रोह कर रहे, बोले हम हमारी इंडिपेंडेंट डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर दें। तो सुल्तान 1335 से लेके मोटे-मोटे तौर के ऊपर 1350 के पीरियड में देखोगे, भारत का कोई विस्तार बाकी नहीं रहा था जहाँ पे वो काउंटर करने के लिए यहाँ सेना भेज रहा है, कभी वहाँ सेना भेज रहा है, कभी इधर सेना भेज रहा है। अब राजा के पास पैसा बचा था, सही, पैसा तो इनके थ्रू आने वाला था, वही लोग विद्रोह कर रहे हैं सर। 5 एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, आखिर में टैक्सेशन और देवा भी उसको मुँह उठा के खाना पड़ा सर। तो इन सब की कंडीशन के बेसिस के ऊपर से 1350-51 तक आते-आते ये महाशय के सामने सिंध में विद्रोह हुआ, सिंध में। और सिंध में विद्रोह हुआ तो ये खुद पर्सनली लीड कर रहा था, मैं सिंध में जाऊँगा सर। उम्र हो चुकी है और विकेट चली गई सर। कैंप के अंदर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, ये तंबू लगा के बैठते थे ना, छावनी बना के। नोबल्स दौड़ा-दौड़ी कर रहे हैं, बोले राजा मर गया, राजा मर गया, राजा मर गया। तो इसका कज़िन था फिरोज़, फिरोज़ बैठे-बैठे देख रहे हैं, 3-4 नोबल्स गए, बोले आओ इधर। फिरोज़ बोलता है क्या? बोले राजा बनोगे? बोला पागल हो, ये गेम ऑफ थ्रोन पे थोड़ी बैठेंगे सर, है ना, बलि का बकरा बना रहे हो मुझे। नोबल्स ने कहा बन जाओ यार, तुम्हारे पास लेजिटिमेसी है, यू बिलॉन्ग टू द तुगलक, है ना, तुम्हारा ब्लड भी है थोड़ा बहुत। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक के भतीजे हो सर, यू आर द फाउंडर ऑफ नेफ्यू ऑफ द गाज़ी मलिक, ब्रदर ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद बिन तुगलक के आप ब्रदर भी हो, तो थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी भी है, बन जाओ सर, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ब्रदर के रूप में या उसके कज़िन ब्रदर के रूप में फिरोज़ शाह तुगलक वाज़ पार्ट ऑफ द आर्मी एट दैट टाइम, वो सिंध में ही था, वहाँ पे कैंप के अंदर ही था। उसको नोबल्स ने परस्यू किया, पहले तो मना कर रहा था, बोले मैं नहीं बनूँगा, बोले ये गेम ऑफ थ्रोन के ऊपर कौन बैठेगा? हाँ, इसके मृत्यु के बाद लोग जिस तरह से पटाखे फोड़ रहे थे, इतना पटाखा तो दिवाली पे लोगों ने इस बार नहीं फोड़ा सर, ठीक है, गिरी मौका। बोले इतना पटाखे जलवाए, सब लोगों ने खुश हो गए, बोले सुल्तान मर गया, अच्छा हुआ सर। और सुल्तान मर गया, सुल्तान भी छुट्टी पड़ गई और पब्लिक को भी छुट्टी पड़ गई सर, गिरी मौका। तो ये तो सिचुएशन थी सर इस बार। तो नोबिलिटी फिर से डोमिनेट कर रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक के डाउनफॉल में नोबिलिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले है सर। नोबिलिटी एज एन इंस्टीट्यूशन आप जब तक नहीं देखोगे, खाली पॉलिटिकल हिस्ट्री याद रखोगे, तो कभी भी आप दिल्ली सल्तनत को नहीं समझ पाओगे। एक्चुअली पूरी स्टेट बिल्डिंग के अंदर नोबिलिटी का ही रोल है, एरिस्टोक्रेसी का ही रोल है सर। आप देखिए, पहले 10-15 क्लास से हम लोग अल्तुतमिश से कर रहे हैं या ऐबक से कर रहे हैं, उसमें घुमा फिरा के एक ही थीम आती है, नोबिलिटी फिर से डोमिनेट कर रही है। इसी के ही गुलाम इसके सामने विद्रोह कर रहे थे, स्लेवरी सिस्टम के रूप में सर, है ना। फिरोज शाह तुगलक के सामने तक आते-आते तो स्लेव्स इतने पावरफुल हो जाएंगे, तो फिर से वो पुरानी सिस्टम का डेवलपमेंट मिलेगा आपको सर, गिरी मौका। तो यू विल फाइंड कि एक ऐसी स्थिति का सर्जन हुआ, द सिचुएशन वाज सच दैट यहाँ पे नोबिलिटी ने ही राजा को कमजोर किया, और राजा कमजोर हुआ तो नोबिलिटी ने विद्रोह करवाया। ये विद्रोह भारत के अलग-अलग विस्तार में हुए सर। नोबल्स ने पैसा देना बंद कर दिया राजा को, क्योंकि राजा ने वो एनुअल ट्रिब्यूट की सिस्टम निकाली थी। नोबल्स के सामने राजा ने सेपरेशन किया, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। सब जगह के ऊपर इंडिपेंडेंस हो रही है, नए-नए किंगडम्स उभर के आ रहे हैं सर, ठीक है। एक हिस्सा बाकी नहीं था जहाँ राजा के सामने विद्रोह नहीं हो रहा है। गुजरात इसी पीरियड में इंडिपेंडेंट हुआ, और इसी के बाद आप देखोगे मुजफ्फर शाह की डायनेस्टी होगी, मुजफ्फरी डायनेस्टी जो गुजरात में इंडिपेंडेंट हो रही है। बंगाल इंडिपेंडेंट हो रहा है, मालवा इंडिपेंडेंट हो रहा है, आप दिल्ली इंडिपेंडेंट, दिल्ली मतलब क्या, नॉर्थ वेस्ट में लाहौर मुल्तान इंडिपेंडेंट हो रहा है, सिंध हो रहा है सर। बचा क्या आपके पास सर, गिरी मौका। तो सब जगह के ऊपर आपको नोबिलिटी दिखेगी, एवरीवेयर यू विल फाइंड नोबिलिटी सर। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई, तो बरानी तारीख फिरोज शाही में लिखता है, द सुल्तान गॉट फ्री ऑफ द पीपल, द पीपल गॉट फ्री ऑफ द सुल्तान, है ना। आवाम अपने वजीर या अपने निजाम से छुट्टी पाती है, मुक्ति पाती है, और जो निजाम था वो अपनी आवाम से मुक्ति पाता। क्योंकि सुल्तान अपने आखिर के पीरियड में बरानी को वो कहता है कि वो एक्चुअली लेमेंटिंग, मैं करूँ तो करूँ क्या और बोलूँ तो बोलूँ क्या सर, ठीक है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग उसकी वो लिखी है सुल्तान के बारे में सर बरानी ने। तो यू विल फाइंड कि बरानी को मोहम्मद बिन तुगलक कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक डिक्लेयर्ड टू बरानी, माय किंगडम इज डिसीज्ड एंड नो ट्रीटमेंट इज देयर टू क्योर इट। द फिजिशियन क्योर्स द हेडेक एंड द फीवर फॉलोज। ही ट्राइज टू allay the fear, something else supervenes. In my kingdom disorders have broken out. If I suppress them in one place, they appear in another. If I allay them in one district, another become disturbed. I visit them with chastisement upon the suspicion or presumption of their rebellion and treacherous designs. I punish most of them, but उसके बावजूद भी people do not respect me, sir, है ना। तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। ही इज एक्चुअली हाइलाइटिंग कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है सर, है ना। बरानी के साथ उसकी संवाद हो रही थी, मतलब उसका अंग्रेजी भाषांतर किया हुआ है कोई ऑथर ने सर, है ना। तो पूरी लाइफ खराब हो गई सर। वो कह रहा है कि मैंने लोगों को पैसे बांटे, मैंने नोबल्स को पैसे बांटे, मैंने सबको अपने फेवर में लेने की कोशिश की सर, पर कोई मतलब अब अपने को चाहिए फुल इज्जत, समझ में आया, वो फुल इज्जत मिल ही नहीं पाई इसको सर, और इसके कारण उसको फुल इज्जत नहीं मिल पाई। तो भाई साहब के सामने विद्रोह ऐसे हुए, ऐसे विद्रोह हुए कि बात बलानी तो उसको बहुत कोसता है। तो सुल्तान बरानी के साथ ये जब चर्चा कर रहा था, तो बरानी मन में मलका रहा था, बोले मजा आ गई सर, इसको मार पड़ी ना, मजा आ गई सर, गिरी मौका। तो बरानी के नोबिलिटी के पीछे प्रेजुडिसेस के बहुत सारे कारण थे। तो जब बरानी के ऊपर कल परसों में आएंगे तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बरानी इसको ट्रू मुस्लिम नहीं मानता था, इसके एक्सपेरिमेंट्स के कारण और इसकी कुछ पॉलिसीज के कारण सर, गिरी मौका, है ना। तो उसकी बहुत सारी कहानी आपको यहाँ से मिलेगी, यू विल सी मल्टीपल पॉइंट्स जो इसके ऊपर हाईलाइट करवाने की कोशिश करता है सर, ठीक है। और यहाँ पे जो रिबेलियन से लेके जो भी प्रॉब्लम्स था उसके कारण ये दिक्कत आ गई सर, ठीक है। तो इसको दो प्रकार की चीजें आपको यहाँ से मिलेगी सर। पहली चीज लास्ट पॉइंट के ऊपर कंक्लूड करते हैं सर, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का जब इवैल्यूएशन करेंगे सर, खाली मोटे-मोटे तौर के ऊपर, इसको जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस खास करके बरानी इवन उसके ऊपर जो भी लिख रहे हैं, मतलब एल्फिंस्टोन लिखेगा या कैम्ब्रिज के हिस्टोरियंस लिखेंगे सर, ठीक है। इवन बतूता जैसे लोग भी लिखेंगे सर, ठीक है, गिरी मौका। ज़्यादातर लोग इसको ये लिखते हैं कि ये थोड़ा ब्लड थर्स्टी था या ये मैड था, समझे, है ना, इनसेन राजा था, पगला कहते हैं ना हम लोग सर, ठीक है। बट इसके पास दोनों साइड दिखेगी सर, है ना। ही वाज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स का मतलब है कि इसके पास अच्छा भी था और बुरा भी था, वो कोई भी व्यक्ति के अंदर होता है। ही वाज नॉट अ मॉन्स्टर, नाइदर वाज अ लुनाटिक सर, है ना। प्रॉब्लम ये था कि इसके पास आइडियाज जो थे ना उसके समय के साथ समकालीन नहीं चलते थे, एंड अगर आप समय के साथ आपके आइडियाज काम नहीं करते हैं तो फिर लोग आपको पागल कहेंगे सर, ठीक है। आज से 1980s में और 1990s में वो स्टार वॉर करके एक सीरियल आती थी, स्टार वॉर्स में लोग वो टैबलेट पे खेला करते थे सर। पीपल यूज्ड टू लाफ, बोले ऐसे ही थोड़ी, ऐसे कोई सिस्टम आज देखिए घर-घर के ऊपर टैबलेट आ गया है। वही है ना सर, मोबाइल में टच स्क्रीन आया, वो क्या टैबलेट का तो प्रकार है, यूँ करके। उस टाइम पे लोग यूँ कर रहे थे वो स्टार वॉर्स में सर, है ना। पीपल यूज्ड टू सी दैट, बोले ये क्या बना के रखा है सर, ठीक है। फिर ये रोबोट के ऊपर आता था, रोबोकॉप आता था, या स्मॉल वंडर करके एक और आती थी सीरीज, उसमें एक लड़की को रोबोट दिखा गया जो फैमिली के साथ रह रही है सर। अब नाउ दैट हैज बिकम द रियलिटी सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो ये वही चीज़ है जो मैं आपको आज के कंटेम्परेरी एग्जांपल्स में बता रहा हूँ सर, जो तुगलक के साथ हुआ था सर। तुगलक थोड़ा समय से आगे था,
और प्रॉब्लम ये था कि डेयरिंग था इसके पास आइडिया, ही वाज नॉट अ मॉन्स्टर और ल्यूनेटिक, इनफैक्ट ही वाज अ वेरी लर्नेड मैन, और उसके कोर्ट में काफी सारे स्कॉलर्स भी थे सर। इवन बतूता उसको धर्म को लेके उसकी आलोचना नहीं करता है, क्योंकि इवन बतूता को उसने काजी बनाया था सर, ठीक है। द इशू वाज रिगार्डिंग कि ये प्रैक्टिकल नहीं था सर, कॉमन सेंस एट टाइम्स जो होती है वो नहीं थी सर, है ना। हेस्टी इंप्लीमेंटेशन, हॉट टेम्पर कंसेप्ट आपको दिखेगा, ब्यूरोक्रेसी को यसमैनशिप में मानता था, ऑपोजिशन को कभी टॉलरेट नहीं करता था, एंड इसके कारण एक ऑथर लिखता है कि एक एम्बेरसमेंट के बाद दूसरी एम्बेरसमेंट फॉलो करती है। वो तो है ना कि अभी तो हमें और जलील होना है सर, गेटिंग पॉइंट नॉट, है ना, वो पिक्चर का डायलॉग है ना, वो यहाँ पे कंटिन्यू चालू रहता है सर, समझे नहीं समझे, कौन सा है, कंगना रनौत कौन सा मूवी था, अभी तो अभी और हमें जलील होना है सर, ठीक है ना। तो ये जलील के ऊपर मतलब एक होती है कि यहाँ तक जलील हुई, फिर यहाँ तक हुई, यहाँ तक हुई, यहाँ तक, तो रुकना चाहिए था ना आपको सर, ठीक है, बट आप रुके नहीं, क्यों नहीं रुके, क्योंकि आप सुनते नहीं थे किसी का। आप इतने ज्ञानी थे, आप इतने जनरस थे, आपके पास इतना ज्ञान था, इसको एस्ट्रोनॉमी से लेकर सब कुछ ज्ञान था, ही न्यू हाफ अ डजन लैंग्वेजेस सर, आप देखोगे तो उसको आधी डजन भाषा आ रही थी सर, है ना, अरबिक, पर्शियन, उर्दू, हिंदी, ये सब संवाद कर रहा था ये व्यक्ति सर। तो ही कुड हैव एक्चुअली टॉक्ड एंड टेकन अ गुड एडवाइस फ्रॉम स्कॉलर्स, इवन बतूता जैसे स्कॉलर था। अब बतूता को इसने एक दिन काजी बनाया, दूसरे दिन जेल में डाल दिया। इवन बतूता की कहानी देखिएगा सर, बतूता को पहले काजी बनाता है, दूसरे दिन जेल में डाल देता है, हॉट टेम्पर था सर, है ना। तो बतूता कहता है कि यार मैं क्यों आया यहाँ पे सर, ठीक है, व्हाई आई केम टू इंडिया, मुझे समझ में नहीं आया। तीसरे दिन जेल से निकाल के चाइना का एम्बेसडर बनाया, तीसरे दिन जेल से निकाल के उसको बोला कि तुम जाओ चाइना मेरे एम्बेसडर। इवन बतूता बोले तुम हो कौन बे यार, मतलब ऐसा कौन राजा देखा है सर। मतलब ही वाज एक्चुअली, वो है ना, वो पैराडॉक्सिकल कंडीशन थी उसकी सर, है ना। मुझे लग रहा है कि वो स्प्लिट पर्सनैलिटी या वो डिसऑर्डर होता है ना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सर, समझे। तो वैसी कंडीशन उसको मिलेगी सर, क्योंकि राजा कुछ करना चाह रहा था सर, उसके सामने कुछ हो ही नहीं रहा था। अच्छा भी कर रहा है, उतना ही बुरा कर रहा है सर। न्याय व्यवस्था में लोगों को काटा था, समझ में आता है सर। मतलब आँख के सामने आँख और हाथ के सामने हाथ, और क्रूअल प्रैक्टिसेस है, जस्टिस के ऊपर किसी को नहीं छोड़ता था, ठीक है। तो उसको कुछ लोग अधर्मी कहते हैं, जितने भी आपके मिडिवल इंडिया के हिस्टोरियंस उसको अधर्मी कहते हैं। अधर्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी जो प्रैक्टिसेस थी वो खलीफा को मानता नहीं था, वो उलेमा की सलाह नहीं लेता था। बरानी बहुत ऑर्थोडॉक्स था, बरानी कट्टर सुन्नी था सर, होली सेलिब्रेट करवाता था सर। बदायूनी तो अकबर के समय का हिस्टोरियन है, मुगल का है सर। फरिश्ता तो 17वीं सेंचुरी में आया था। वो सबके सब मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं, बोले तो काफी राजा था सर, ठीक है। ये शेतमुंजे की पालीताना की पहाड़ियों में घूम रहा है सर, ठीक है, गुजरात में। तो मतलब आप सोच नहीं सकते सर, इसने ऐसे थोड़ी कहते हैं सर। तो मजुमदार साहब कहते हैं कि वो मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, है ना, गुड एंड बैड क्वालिटीज के साथ क्रुएल्टीज भी इसके पास थी, थोड़ा मॉन्स्टर नहीं था, ल्यूनेटिक नहीं लिख सकते। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसने लोगों को ट्रस्ट किया था, पर वो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे सर। तो मैंने आपको बताया ना कि उसका जो किंगडम है वो डिसिस्ट हो गया। ये बरानी के साथ संवाद कर रहा था, वो बुक में से पढ़ के बता रहा था, वही चीज यहाँ पे टाइप भी किया हुआ है कि हेडेक क्योर किया तो फीवर हो गया, और फीवर क्योर किया तो कुछ और हो गया, है ना, फिर कैंसर हो गया, तो वही कहानी उसको मिलेगी सर। तो बरानी को गुस्सा भी करता है, बोले मतलब इनको क्या चाहिए, मैंने सब कुछ दिया इनको। बरानी मन में मलका रहा था, बोले राजा आपने सब कुछ दिया पर प्यार नहीं दिया उनको सर, समझे आप लोग, ठीक है। गेटिंग पॉइंट नॉट, कि आपने जिस तरह से इनको टैकल करना चाहिए था वो नहीं किया, है ना। सब कुछ चीजें मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाई हो जाती तो फिर आपके सामने बगावतें ना होती इतनी सारी। आपने लोगों को नहीं समझा है, लोगों की नसों को, और उनके अंदर का जो खून खौल रहा है वो आप समझ ही नहीं पाए हो उसको सर। गेटिंग पॉइंट, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड दैट। निजामी साहब ने अपनी किताब में लास्ट पॉइंट के ऊपर कंक्लूड किया था, जहां निजामी साहब ने लिखा है कि अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक को जज कर रहे हो ना, तो 3 पॉइंट के ऊपर जज करिए सर। इसके सामने जितने विद्रोह हुए ना, वो दिल्ली के सुल्तान के कोई भी राजा के सामने नहीं हुए। 15 साल तक करीबन हर साल में विद्रोह हुए, नॉट अ सिंगल टाइम वाज देयर जहां इसके सामने रिवोल्ट नहीं हुआ। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिबेलियंस ही हैज फेस्ड, अलग-अलग विस्तार, बिहार से लेके, बंगाल से लेके, गुजरात से लेके, साउथ से लेके, सिंध, पंजाब, मुल्तान तक सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। दूसरा ये था कि इसके ऊपर कभी पर्सनल अटैक नहीं हुआ। अगर लोगों को इतना गुस्सा था इसके सामने, तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर वो अटैक हो गया था, या अल्तुतमिश के ऊपर हुआ था, रज़िया के ऊपर हुआ था, वो नहीं हो पाया सर, ठीक है। समझे नहीं समझे, है ना। और तीसरा पॉइंट इसके साथ ये भी था कि इसने ना ही कोई ऐसे मेजर्स लिए थे जो अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए इनफैक्ट है ना उसको सिक्योर कर पाए सर। ही डिड नॉट टेक एनी ट्रेडिशनल मेजर फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन, जैसे सेना बना क्रिएट की है, जेड प्लस सिक्योरिटी है, वो सब नहीं किया वो। दैट मींस ही कमांडेड सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द मासेस ऑफ दिल्ली एट लीस्ट, या ही हैड सम काइंड ऑफ सिस्टम विद इन द नोबिलिटी जहां उसके सामने रिबेलियंस नहीं हो रहे थे। गेटिंग पॉइंट। तो शायद खुद सैनिक के रूप में था, वेरी वेल ट्रेन सोल्जर, बोले आने दो ना, सबको काट दूंगा मैं, तो था भी सही सर। ये जौना खान के रूप में जब कार्य कर रहा था, तो यू विल फाइंड कि ये सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था। इवन गाजी मलिक को जब पावर कैप्चर करना था, तभी भी ये महाशय ने ही प्लान बनाया था कि पप्पा तुम आगे चलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। गेटिंग पॉइंट, समझे कि नहीं समझे। तो आपको आइडिया क्लियर रहना चाहिए कि तुगलक भले पगला राजा है, बट आपको एक रियलिटी ये भी देखनी है कि ये पगले राजा के कारण उसके जो कार्य थे वो थोड़े समय से आगे लिए गए थे सर, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न के अंदर आपको बोला गया है दैट द स्कीम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वर करेक्टली कंसीडर्ड, बैडली एग्जीक्यूटेड एंड डिजास्टर्सली अबैंडन्ड, है ना। इसके ऊपर थोड़ी बहुत आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा कि क्या हुआ ये पांचों के पांचों एक्सपेरिमेंट्स में। अब द स्कीम्स ऑफ क्रिएटिंग हेटेरोजेनियस नोबिलिटी वाज रिस्पांसिबल बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके ऊपर मैं पूरी नोबिलिटी को समझाऊंगा, मतलब हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, बट अब यार फिरोज शाह तुगलक को भी जाना है, तो उसके बाद हम लोग उसको और कंटिन्यू करेंगे सर, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, और मोहम्मद बिन तुगलक को हमने आज कंक्लूड किया है। तुगलक का आर्किटेक्चर में भी योगदान आपको मिलेगा, यू विल फाइंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द आर्किटेक्चर एज वेल। तो फिर ये दिल्ली में नए सिटी की स्थापना करता है, आपको पता होगा। सिटी का नाम था जहांपना सर, समझे आप लोग, ठीक है। नाम भी देखिए सर, है ना, जहांपना। गयासुद्दीन बिन तुगलक ने ये दोनों सिटीज बनाए थे, तुगलकाबाद और आदिलाबाद सर। गेटिंग अपॉइंट। ये कहता है कि नो, यहाँ पे ऐसे सिटीज नहीं बनाऊंगा, मैं नए सिटीज बनाऊंगा, और सीरी के पास बनाया, और कहा कि इन दोनों के बीच में कॉरिडोर बनवा दूंगा, अंडरग्राउंड टनल बनवा दूंगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो पुराना दिल्ली, मतलब जो लाल कोट हुआ करता था, सीरी हुआ करता था, वो सबका सब एक फॉर्मेट के अंदर आ जाए, वैसा कुछ कार्य करूंगा सर, ठीक है ना। गेटिंग अपॉइंट। उसने कार्य तो किया था, ही ट्राइड टू क्रिएट द आर्किटेक्चर एज वेल। आर्किटेक्चर में हम लोग देखेंगे
इब्न बतूता क्या लिखता है इसके बारे में, बरानी क्या लिखता है, और बाकी ऑथर्स दिल्ली सल्तनत के समय पे क्या लिखते हैं, उसके ऊपर कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इब्न बतूता की कहानी डिस्कस करना बाकी है उसके हिस्टोरिकल सेंस के अंदर से, ठीक है ना। तो कल परसों के क्लास के अंदर हम लोग बतूता के ऊपर चले जाएंगे। खैर बतूता को एनसीईआरटी में दिया गया है, कुछ उसी का ही एक्सट्रैक्शन करके समझेंगे सर। एक्सट्रैक्शन करने का मतलब है कि बतूता रिलीजन की पॉलिसीज के ऊपर क्या लिख रहा है, पॉलिटी की पॉलिसीज के ऊपर क्या लिख रहा है, ठीक है ना। और बतूता की राइटिंग में कहाँ कहाँ फ्लॉज है या कहाँ कहाँ एग्जेजरेशन है, जैसे बरानी में हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। तो आज यहाँ कंक्लूड करता हूँ, कल फिरोज शाह तुगलक और कल ही तैमूर देख लेंगे सर, ठीक है ना। तो कल हम लोग फिरोज शाह तुगलक देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे तैमूर का आक्रमण, तैमूर आएगा सर, एंड देन फाइनली वी विल सी द डिक्लाइन ऑफ द तुगलक सर। समझ में आया आपको? तो ये पूरा फ्लो खत्म हो जाएगा हमारा दिल्ली सल्तनत का कल सर, ठीक है। हेयर ब्रेन स्कीम्स ऑफ, आई जस्ट चेक इट आउट, है ना, मैं देख के बताता हूँ आपको सर, इसके किसके सापेक्ष में बोला गया था सर, ठीक है। आई जस्ट चेक इट आउट, ओके श्रवणी, कल जवाब देता हूँ मैं हेयर ब्रेन स्कीम के बारे में। मीडिवल एंशियंट जीएस कब आएगा, ठीक है। आप वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का कोर्स नहीं कर रहे हो सर, दिसंबर के मिड में आ जाएगा बेटा, ठीक है। Why historians did not talk about his inclusion of low class people and artisans? इंक्लूसिविटी के लिए था, बट ऑब्वियस था कि उसकी इंक्लूसिविटी सबको पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। चलिए आपकी स्पेशल क्लास मेरी प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगी, है ना, वो टेस्ट के ऊपर लिया था मैंने ना, ये टेकन स्टैटिक क्विज होता है ना ट्यूसडे को सर। अरे स्लेवरी के ऊपर आया नहीं हो, अभी स्लेवरी बाकी है, स्लेवरी को कल डिस्कस करेंगे, मोबिलिटी और स्लेवरी इसका पार्ट है। स्लेवरी चालू था इसके समय पे, फिरोज शाह तुगलक उसको और एक्सपांड करता है सर, सो वेलकम बैक टू द स्लेवरी एक्सपेरिमेंट। मोस्ट ऑब्ली कल हम लोग फिरोज शाह तुगलक के ऊपर आएंगे, तो मैं आपको स्लेवरी के साथ उसको लिंक अप करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आज कंक्लूड करते हैं, एंड बिफोर प्रीलिम्स, हाँ विल ट्राई टू टेक इट, ओके। चलिए बाय, प्लीज टेक केयर।